तुम्हें एक ऐसी छोटी दुकान मिनी स्टोर विरासत में मिली है जो अपनी मर्जी से एक पोस्ट एपोक्लिप्टिक वर्ल्ड और असली दुनिया के बीच यात्रा कर सकती है। तुम्हें लगा था कि वहां पहुंचते ही जॉम्बीज की भीड़ तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देगी, लेकिन उस छोटी दुकान के पास एब्सोल्यूट डिफेंस है। इसलिए तुम वहां ऐसी चीजें सोने के दाम पर बेचने लगते हो जो असल दुनिया में लगभग बेकार हैं। इंस्टेंट नूडल्स, मिनरल वाटर और सॉसेजेस। एपोकलिप्स की उजड़ी और खतरनाक जमीन पर तुम अपना खुद का कमर्शियल एम्पायर बनाने वाले हो। इसी पल तुम अपने गर्म होते फोन को पकड़े हुए हो और अपनी गर्लफ्रेंड की ठंडी आवाज सुन रहे हो। हम अलग हो रहे हैं। तुम्हें डिग्री लिए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन तुमने न सिर्फ 3 बार नौकरी बदली, बल्कि तुम्हारे पास जरा सी भी बचत नहीं है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड अब तुम्हारी गरीबी बर्दाश्त नहीं कर पा रही और एक अमीर लड़के वंगाओ की तरफ मुड़ गई है। कॉल खत्म होते ही तुम कुर्सी पर ढह जाते हो। पिछले कुछ सालों में अपने माता पिता के इलाज के लिए तुमने 3,50,000 का कर्ज ले लिया था। आखिर में तुम्हारे माता पिता फिर भी चले गए और तुम वह पैसा कभी लौटा नहीं पाए। अब तुम्हारे पास बस यही आधी मरी सी छोटी दुकान बची है। लेकिन ठीक उसी पल दुनिया घूमने लगती है और बैकग्राउंड की धुन बदल जाती है। तुम्हें समझ आता है कि तुम एक पोस्ट एपोक्लिप्टिक वर्ल्ड में आ गए हो। खिड़की के बाहर तुम्हें जॉम्बीज का एक झुंड दिखाई देता है। छोटी दुकान के अचानक प्रकट होने से उनका ध्यान भी उधर खिंच गया है। अगले ही सेकंड वे सब पागल हो जाते हैं और तुम पर टूट पड़ते हैं। तुम्हें लगता है अब सब खत्म हो गया, लेकिन जिस टूटते कांच की आवाज की तुम उम्मीद कर रहे थे वह आती ही नहीं। दरवाजा, जो आमतौर पर हल्के से धक्के में भी टूट जाता, 1 मिलीमीटर भी नहीं हिलता। तभी तुम्हारे सामने रोशनी की एक स्क्रीन प्रकट होती है। एपोकलिप्स वर्ल्ड, एब्सोल्यूट सिक्योरिटी स्टेटस, डायमेंशनल ट्रैवल रियूजेबल इन 12 घंटे। दूसरे शब्दों में, जब तक तुम यहां 12 घंटे रहते हो तुम अपने असली वर्ल्ड में वापस जा सकते हो। तुम बाहर खड़े मॉन्स्टर्स जैसे जॉम्बीज पर नजर डालते हो और झुंझलाकर सिर खुजलाते हो। 20 वर्ग मीटर से भी छोटी यह दुकान तरह तरह के सामान से भरी है। प्राइड बफ नूडल्स, मिनरल वाटर, सॉसेज, ब्रेड और बिस्कुट्स। तुम्हारी दुनिया में इनकी कोई खास कीमत नहीं, लेकिन यहां तुम्हारे दिमाग में एक विचार अंकुरित होता है। एक पोस्ट एपोक्लिप्टिक वर्ल्ड में सबसे कीमती चीज सोना या हीरे नहीं, बल्कि खाना और पीने का पानी है। तुम तेजी से शेल्फ की तरफ दौड़ते हो और एक साधारण मिनरल वाटर की बोतल उठा लेते हो। तुम्हारी दुनिया में यह लगभग कुछ पैसों में बिकती है, लेकिन जॉम्बीज से भरी इस दुनिया में इसकी कीमत कितनी होगी? तुम्हें अपना 3,50,000 का कर्ज और जान का फोन पर तुम्हें छोड़ना याद आता है। तुम बोतल का ढक्कन खोलकर एक बड़ा घूंट पीते हो। अब तुम्हें इन 12 घंटों का फायदा उठाकर जितना हो सके उतना पैसा कमाना है। तुम तुरंत हिसाब लगाने लगते हो। एक बोतल पानी 1 ग्राम सोना, बहुत कम। एक बोतल पानी 10 ग्राम सोना और इंस्टेंट नूडल्स का एक पैकेट 100 ग्राम सोना। तुम खुद को शांत रहने के लिए मजबूर करते हो। समस्या यह है कि तुम्हें ग्राहकों की जरूरत है, लेकिन दरवाजे के सामने खड़े इन 10 जॉम्बीज के बीच कौन सा सर्वाइवर यहां आने की हिम्मत करेगा? फिर भी तुम 12 घंटे यूं ही खाली बैठने वाले नहीं हो। तुम्हारी नजर ब्रेस्ड बीफ नूडल्स के पैकेट पर जाती है और तभी तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आता है। इस दुनिया में जहां हर तरफ जंग और सड़ांत की बदबू फैली है, वहां ताजी खुशबूदार इंस्टेंट नूडल्स के कटोरे से ज्यादा लुभावनी चीज और क्या हो सकती है? तुम केटल को प्लग में लगाकर चालू कर देते हो। केटल गड़गड़ाने लगती है। छोटी दुकान में अब भी बिजली है, मानो यह जगह सिस्टम से जुड़ी हुई है और बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग एक स्वतंत्र दुनिया है। पानी जल्द ही उबलने लगता है और एक गहरी, तीखी खुशबू तुरंत पूरी दुकान में फैल जाती है। तुम खुद भी अनजाने में लार निगल लेते हो। लेकिन एक समस्या है, इस खुशबू को बाहर तक कैसे पहुंचाया जाए? दरवाजा तो तुम खोल ही नहीं सकते। तुम दुकान में चारों तरफ देखते हो और आखिरकार तुम्हारी नजर एक एग्जॉस्ट वेंट पर पड़ती है। नूडल्स की तेज खुशबू उस छोटे से पाइप से बाहर निकलकर मौत से भरी दुनिया की हवा में तैरने लगती है। समय धीरे धीरे बीतता रहता है। बाहर अब भी मौत जैसा सन्नाटा है। जब तुम्हारा धैर्य लगभग खत्म होने वाला होता है, तभी अचानक एक लौ उन 10 जॉम्बीज को घेर लेती है। तुम खिड़की से सावधानी से देखते हो। वह एक महिला है। उसकी नजर इन खंडहरों के बीच अजीब लग रही इस दुकान को परखती है। वह कहती है, दिलचस्प, ऐसी जगह पर भी कोई दुकान चलाने की हिम्मत करता है। वह सीधे प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ती है, लेकिन अगले ही सेकंड एक अदृश्य कांच की दीवार से टकरा जाती है।
वह तुम्हारी तरफ देखती है और पूछती है, तुम भी एक अवेकंड हो? यही तुम्हारी शक्ति है? थोड़ी देर की चुप्पी के बाद वह कहती है, मेरा नाम यिंग है। वह एक छोटा फल उठाकर पूछती है, ये कितना है? तुम जवाब देते हो, सोना। वह हैरान होकर कहती है, हम किस जमाने में हैं? यहाँ कौन इस बेकार चीज का इस्तेमाल करता है? तुम शांत स्वर में कहते हो, यहां मैं सिर्फ सोना ही लेता हूं। तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर यिंग हाथ उठाती है और एक छोटी सी लौ तुम्हारे चेहरे की तरफ भेजती है, लेकिन जैसे ही वह बैरियर से टकराती है तुरंत गायब हो जाती है। तुम कहते हो, अब हम ठीक से बात कर सकते हैं। यिंग कहती है, ठीक है बॉस, ये इंस्टेंट नूडल्स का कटोरा कितने का है? तुम जवाब देते हो, कुछ खास नहीं, बस 100 ग्राम सोना। वह चौंक कर कहती है, 100 ग्राम? क्या तुम मुझे लूटना चाहते हो? भले ही अब सोने की कोई कीमत नहीं रही और कोई इसे चाहता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि ये हर गली में मिल जाता है। तुम शांत होकर कहते हो, खरीदना जरूरी नहीं है। इतना कहकर तुम उसे अनदेखा कर देते हो और अभी अभी बनाए हुए नूडल्स खाने लगते हो। नूडल्स को खींचकर खाने की आवाज बहुत तेज गूंजती है। यिंग अनजाने में निगलती है, उसका गला अपने आप हिलता है। उसे याद भी नहीं कि आखिरी बार उसने गर्म खाना कब खाया था। आमतौर पर वह बस कैंड फूड और एनर्जी बार्स से गुजारा करती है जो उसे कहीं कहीं मिल जाती है। वह खाना बस उसे जिंदा रखता है, उसमें जरा सा भी स्वाद नहीं होता। उसी समय उसका पेट हल्के से गुर्राता है। आवाज बहुत हल्की है, लेकिन इस गहरे सन्नाटे में वह किसी गरज की तरह गूंजती है। यिंग के गाल तुरंत लाल हो जाते हैं। तुम ऐसे दिखाते हो जैसे कुछ सुना ही नहीं और आराम से अपने स्वादिष्ट नूडल्स खाते रहते हो। वह झिझकते हुए कहती है, मेरे पास अभी इतना सोना नहीं है, क्या मैं बाद में भुगतान कर सकती हूँ? तुम ठंडे स्वर में कहते हो, यह दुकान उधार नहीं देती। तुम यहाँ दान करने नहीं आए हो और वैसे भी 12 घंटे बाद तुम इस दुनिया से चले जाओगे। कौन जाने वो फिर लौटकर पैसे दे भी पाएगी या नहीं। आखिर में तुम नूडल्स का आखिरी कौर निगलते हो और संतोष भरी डकार लेते हो। फिर तुम लापरवाही से शेल्फ से एक सॉसेज उठाते हो और हल्की सी उंगली की चटक से उसे हवा में उछाल देते हो, जैसे कोई आवारा बिल्ली को खाना फेंक रहा हो। सॉसेज हवा में एक परफेक्ट पैराबोला बनाते हुए उड़ता है और उसी पल यिंग का शरीर तुरंत सख्त हो जाता है। ये तो बिल्कुल साफ साफ अपमान था, लेकिन उसकी समझ उसे तुरंत सॉसेज उठाकर खाने के लिए कहती है। समय जैसे ठहर सा जाता है और लगभग 2.5 सेकंड बाद आखिरकार भूख उसकी इज्जत पर भारी पड़ जाती है। वह झुककर सॉसेज उठा लेता है और सिर्फ 3 कौर में ही उसे पूरी तरह खा जाता है। तुम शांत आवाज में कहते हो, इसे गुडविल समझ लो। इंस्टेंट नूडल्स का एक बाउल, एक 100 ग्राम सोना, सबके लिए सेम प्राइस। यिंग बस 2 शब्द कहता है, मेरा इंतजार करना, और तुरंत मुड़कर चला जाता है। उसकी पावर्स के साथ उसे बस किसी सर्वाइवर कैंप या अपोकैलिप्स से पहले के किसी बैंक वॉल्ट तक पहुंचना है और 100 ग्राम सोना हासिल करना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन तभी तुम उसे फिर से आवाज देते हो, रुको। तुम आराम से एक कोका कोला की कैन निकालते हो, वही लेजेंडरी कोका कोला जो दुनिया खत्म होने से पहले हर जगह मिलती थी, लेकिन अब यह किसी भी महंगी वाइन से भी ज्यादा कीमती लक्जरी बन चुकी है। तुम कहते हो, एक कैन 50 ग्राम सोना। यिंग के जवाब देने से पहले ही तुम स्पाइसी स्टिक्स का एक पैकेट भी खोल देते हो और कहते हो, 30 ग्राम सोना, आइस कोल्ड कोका, स्पाइसी स्टिक्स और गरम इंस्टेंट नूडल्स का कॉम्बो। दुनिया खत्म होने से पहले ये तीनों चीजें सबसे सस्ता मेन्यू हुआ करती थीं, लेकिन अब उनमें अजीब सा आकर्षण था। यिंग की मुट्ठियां कस जाती हैं और उसकी उंगलियों की हड्डियां चरमराने लगती हैं। वह गुस्से में कहता है, बेहतर होगा कि तुम्हारे पास काफी स्टॉक हो। और इतना कहकर उसकी परछाई तुरंत गायब हो जाती है, क्योंकि वह अभी इसी वक्त सोना ढूंढने निकल चुका था। उस समय डायमेंशनल ट्रैवल के रिचार्ज में अभी भी 10 घंटे 30 मिनट बाकी थे, इसलिए तुम आराम से अपनी छोटी दुकान का निरीक्षण करने लगते हो। वहां 10 क्रेट्स कैंग फू नूडल्स, 15 क्रेट्स इंस्टेंट नूडल्स, ढेर सारे स्पाइसी स्टिक्स और हैम सॉसेजेस पड़े थे, और एक कोने में तुम्हें 5 अंडे भी मिल जाते हैं। ये देखते ही तुम्हारे दिमाग में एक और आइडिया आता है। लगभग 1 घंटे बाद बाहर से भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। यिंग वापस आ चुका था। वह थोड़ा घायल लग रहा था और उसके हाथ में एक काला बैग था। वह कहता है, 200 ग्राम सोना, 1 ग्राम भी कम नहीं। तभी सिस्टम की आवाज आती है, क्या इस वस्तु को सुरक्षा क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी जाए?
तुम चुपचाप अनुमति दे देते हो और काला बैग एक अदृश्य हाथ से उठकर धीरे धीरे उड़ता हुआ तुम्हारे पैरों के पास आ गिरता है। ये देखकर यिंग की आंखें सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि यह आदमी उसकी कल्पना से भी ज्यादा रहस्यमय था। सामान गिनने के बाद तुम ब्रेज्ड बीफ नूडल्स, आइस कोल्ड कोका और स्पाइसी स्टिक्स निकालते हो और फिर यिंग के सामने ही पानी उबालते हो। थोड़ी ही देर में नूडल्स तैयार हो जाते हैं और तुम भाप छोड़ते हुए बोल को दरवाजे तक ले जाते हो। यिंग सोचता है कि अब तुम उसे बोल दे दोगे, लेकिन तभी तुम अचानक रुक जाते हो और अपनी जेब से एक अंडा निकालकर उसे देखते हुए कहते हो, सुंदर लेडी, अगर इसमें एक एक भी डाल दूं तो? यिंग पूछता है, कितने का? तुम जवाब देते हो, 50 ग्राम सोना। ये सुनते ही यिंग भड़क जाता है। एक अंडे के लिए 50 ग्राम सोना? क्यों ना तुम सीधे लोगों को लूट ही लो। लेकिन तुम बिल्कुल शांत रहते हो और कहते हो, लेना जरूरी नहीं है, ये घर के एग्स हैं, स्पेशल कस्टमर्स के लिए रिजर्व्ड। और इतना कहकर तुम अंडा वापस रखने का नाटक करते हो। तभी यिंग तुरंत बोल उठता है, रुको। एक पावरफुल फ्लेम अवेकेंड होने के नाते वह हमेशा वही रहा था जिसके सामने लोग झुकते थे, लेकिन आज वह बस अपमान सहता जा रहा था। वह अपनी कमर से बंधी छोटी लेदर पाउच में हाथ डालता है और कबूतर के अंडे जितना एक क्रिस्टल निकालता है जो उसकी हथेली पर चमक रहा था। वह कहता है, मेरे पास अभी और सोना नहीं है, ये लो और इसके बदले वह एग दे दो। तुम भौं चढ़ाकर सोचते हो, ये क्या अजीब चीज है। तुम मना करने ही वाले थे कि तभी एक लाइट स्क्रीन सामने आ जाती है। हाई एनर्जी ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड, प्राइमरी ज़ॉम्बी एसेंस डिटेक्टेड। इस ट्रांजैक्शन को स्वीकार करने की सिफारिश की जाती है। उसी पल तुम्हें समझ आता है कि तुम पूरी तरह गलत सोच रहे थे, क्योंकि तुम लगातार 3,50,000 के कर्ज को चुकाने के बारे में सोचते रहे, जबकि असल में इस दुकान का असली मकसद इन एसेंस कोर्स को इकट्ठा करना है। एक पल में सब साफ हो जाता है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर अब भी घृणा का भाव बना रहता है और तुम कहते हो, यह बदसूरत सा पत्थर क्या है, बड़ा घिनौना लगता है। यिंग जवाब देता है, यह ज़ॉम्बी के दिमाग से निकला कोर है। अवेकेंड लोगों की ट्रेनिंग के लिए जरूरी है। सोना तो इसके जूतों की धूल के बराबर भी नहीं। तुम मन ही मन सोचते हो, तो ये क्रिस्टल्स इस दुनिया की ट्रेनिंग रिसोर्स हैं, लेकिन मैं तो बस एक दुकान चलाता हूं, मुझे इससे क्या फायदा। ये सुनकर यिंग गुस्से से कांपने लगता है, क्योंकि उसके सामने खड़ा आदमी न सिर्फ पागल है, बल्कि खजाने की पहचान भी नहीं करता। उसे फटने के कगार पर देखकर तुम आह भरते हो और कहते हो, ठीक है, ठीक है, चूंकि तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो इस बार एग्जेप्शन कर देता हूं। जैसे ही तुम ये कहते हो, तुम मन ही मन कोर लेने का सोचते हो और वह तुरंत यिंग की हथेली से गायब होकर तुम्हारी इन्वेंट्री में चला जाता है। तुमने उसे देखने की भी जरूरत नहीं समझी और लापरवाही से रख दिया। फिर तुम नूडल्स, कोका और स्पाइसी स्टिक्स यिंग को दे देते हो और वह फोर्क उठाकर बड़े बड़े कौर में सब कुछ खा जाता है, पोल में पड़े हरे प्याज तक नहीं छोड़ता। फिर वह कोका खोलकर एक ही सांस में पी जाता है और स्पाइसी स्टिक्स का पैकेट फाड़कर एक एक करके सब खा जाता है, जबकि इस पूरे समय तुम बस चुपचाप उसे देखते रहते हो। आखिर में यिंग कहता है, मैं फिर आऊंगा, और मुड़कर गली के अंधेरे में गायब हो जाता है। उसके जाने के बाद ही तुम वह मिस्टीरियस गोल्डन कोर निकालते हो और सिस्टम का मैसेज सामने आता है। प्राइमरी ज़ॉम्बी गोल्डन कोर मानव के जेनेटिक लॉक्स को तोड़ सकता है। इसे इस्तेमाल करने पर अवेकेंड बनने की संभावना मिलती है, लेकिन अगर अब्जॉर्प्शन फेल हो जाए तो शरीर तुरंत एलिमेंट्री पार्टिकल्स में बिखर जाता है और सफलता की दर 1% से भी कम है। यह सुनकर तुम्हारा हाथ कांप जाता है और तुम लगभग उस कोर को फेंक ही देते हो, क्योंकि 1% से कम सक्सेस रेट कोई मौका नहीं बल्कि सीधे नरक का टिकट है। लेकिन तभी दुकान का सिस्टम एक और नोटिफिकेशन दिखाता है कि दुकान के सुरक्षा क्षेत्र में उपयोगकर्ता हर तरह के नुकसान से इम्यून रहेगा, चाहे वह फिजिकल डैमेज हो, एनर्जी शॉक हो, मेंटल कॉन्टैमिनेशन हो या जेनेटिक कोलैप्स। ये देखकर तुम फिर से अपने हाथ में पकड़े गोल्डन कोर को देखते हो और समझ जाते हो कि तुम्हारे लिए इसमें कोई जोखिम नहीं है। तुम सोचते हो कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए, क्या सीधे निगल लिया जाए। ये बिल्कुल खाने लायक नहीं लगता, लेकिन यिंग को याद करते हुए जो हवा में से फ्लेम्स निकाल रहा था, तुम एक झटके में उसे निगल लेते हो। अगले ही पल असहनीय दर्द पूरे शरीर में फैल जाता है और तुम झींगे की तरह दोहरे हो जाते हो। मिनट दर मिनट समय बीतता है और आखिरकार वह भयानक दर्द गायब हो जाता है। उसकी जगह एक जबरदस्त शक्ति का एहसास तुम्हारे
पूरे शरीर में फैल जाता है और तुम समझ जाते हो कि यही अवेकेनेड बनने की ताकत है। कितनी भयानक शक्ति। फिर तुम यिंग की तरह वही पोज बनाकर खड़े हो जाते हो। फायर। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारी उंगलियों के सिरे पर जरा सी चिंगारी तक नहीं निकली। धत्तेरे की, क्या अवेकनिंग फेल हो गया? जितना ज्यादा तुम इसके बारे में सोचते गए उतना ही गुस्सा बढ़ता गया। तुमने बगल में रखी शेल्फ पर जोर से मुक्का मार दिया। अचानक शेल्फ और उस पर रखे सारे स्नैक्स पूरी तरह गायब हो गए। उसी पल तुम्हारी चेतना किसी दूसरे स्पेस से जुड़ गई। उस स्पेस के अंदर वही शेल्फ मौजूद थी जो अभी अभी गायब हुई थी। तुमने हाथ बढ़ाकर देखने की कोशिश की और गायब हुई शेल्फ तुरंत अपनी जगह वापस आ गई। तभी सिस्टम ने एक नोटिफिकेशन भेजा, दूसरी अवेकनिंग सफल, नई क्षमता प्राप्त, डायमेंशनल वेयरहाउस। ये स्पेस टाइम को अलग करके रख सकता है। सोच के जरिए स्टोरेज और रिट्रीवल संभव है। मौजूदा कैपेसिटी 1 घन मीटर। इसके बाद तुमने बार बार स्पाइसी स्टिक्स को प्रकट और गायब करके प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। प्रकट, गायब, प्रकट, गायब, और धीरे धीरे तुम अपने ही ख्यालों में खो गए। सोना सिर्फ आर्थिक संकट हल कर सकता है, लेकिन गोल्ड कोर ही असली चाबी है जिससे इस अपोकलिप्स में जिंदा रहा जा सकता है। अब रिचार्ज होने में 9 घंटे बाकी थे, इसलिए निकलने से पहले तुम्हें ज्यादा से ज्यादा गोल्ड कोर इकट्ठा करने ही होंगे। सिर्फ एक पैकेट नूडल्स की खुशबू से ही यिंग खिंची चली आई थी, तो अगर इस खुशबू को 10 गुना या 20 गुना बढ़ा दिया जाए तो? यही सोचकर तुमने एक बड़ी कड़ाही निकाली और उसमें पूरे 20 पैकेट इंस्टेंट नूडल्स पकाए। आखिर में तुमने हाई पावर एग्जॉस्ट फैन को पूरी ताकत से चला दिया। बस तैयार था तुम्हारा एंड ऑफ द वर्ल्ड बुद्ध जंपिंग ओवर द वॉल वाला प्लान। 3 गलियों दूर एक छोड़ी हुई इमारत के अंदर एक जवान लड़का कोने में सिमटा बैठा था। एक चेहरे पर निशान वाला आदमी अपनी बंदूक की नली साफ कर रहा था। तभी चश्मा पहने एक आदमी चिंतित आवाज में बोला, टाइगर, चियाओलू के घाव और भी खराब हो गए हैं। अगर हमें दवा नहीं मिली तो मुझे डर है कि वह। टाइगर नाम का वह निशान वाला आदमी चुपचाप सिर हिलाने लगा। इस इलाके का सारा खाना बहुत पहले ही लूट लिया गया था, और जहां तक दवाइयों की बात थी, इस दुनिया में वह ऐसी विलासिता थी जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल था। लेकिन ठीक उसी समय एक बेहद ललचाने वाली खुशबू उनके पास तक पहुंच गई। टाइगर, बाहर कोई नूडल्स पका रहा है, चुप रहो। उसकी समझ जोर जोर से चिल्ला रही थी कि यह एक जाल है। अपोकैलिप्स के बीच जो भी इंसान इतनी खुलेआम खाना पकाने की हिम्मत करता है, वह या तो पागल होता है या फिर बेहद ताकतवर शिकारी। फिर भी इतने समय से भूख से तड़प रहा उसका शरीर जोर जोर से गुड़गुड़ाने लगा। उसे ढूंढो और खा लो। चश्मा पहने आदमी भी बेचैन हो गया। टाइगर, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर देर हो गई तो हमें सूप भी नहीं मिलेगा। टाइगर अच्छी तरह जानता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे तीनों आखिरकार भूख से मर जाएंगे। आखिर उसकी आंखों में एक दृढ़ चमक उभरी। वे कई गलियों को पार करते हुए आगे बढ़े और अंत में एक छोटी सी सुपर एट के सामने पहुंचे। दरवाजे के ठीक सामने एक विशाल कड़ाही रखी थी जिसमें इंस्टेंट नूडल्स और सैसेज उबल रहे थे, और तुम दरवाजे के फ्रेम से टिके आराम से खड़े थे। जाल? बिल्कुल जाल। तीनों ने मुश्किल से निगलते हुए लार रोकी, लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। तभी टाइगर ने देखा कि सड़क के दूसरी तरफ एक छोड़ी हुई गाड़ी के पीछे कोई आदमी छिपा हुआ है। उसने भी इस समूह को देख लिया था और जल्दी से उन्हें चुप रहने का इशारा किया। टाइगर ने ध्यान से चारों ओर देखा तो उसे और भी लोग छिपे हुए दिखे। पहली मंजिल की खिड़की पर बाईं तरफ कोई था। दाईं गली में कूड़ेदानों के पीछे धातु की चमक दिखाई दे रही थी। कम से कम 4 और समूह भी उसी खुशबू से खिंचे चले आए थे। और तुम दुकान के अंदर खड़े पहले से जानते थे कि काफी लोग इकट्ठा हो चुके हैं। तुमने आराम से कहा, काफी देर से देख रहे हो, भूख नहीं लगी? तुम्हारी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, फिर भी हर छिपे हुए आदमी के कानों तक साफ पहुंच गई। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तुमने कड़ाही से सॉसेज का एक टुकड़ा निकाला और मुंह में डालते हुए कहा, मैं खुला हूं, आराम से व्यापार करते हैं। मेरे पास नूडल्स, पानी और सॉसेजेस हैं, हिस्से भी बड़े हैं, पेट भर जाएगा। छोड़ी हुई गाड़ी के पीछे छिपा आदमी आखिर खुद को रोक नहीं पाया। पेमेंट कैसे करेंगे? तुमने शांत स्वर में कहा, गोल्ड कोर या गोल्ड बॉक्सेस। ये सुनकर सब चौंक गए। गोल्ड बॉक्सेस समझ में आते थे, वह एक सुरक्षित मुद्रा थी, लेकिन इस पोस्ट एपोक्लिप्टिक दुनिया में सोने की कीमत स्टील की प्लेट से भी कम रह गई थी। तभी कूड़ेदानों के पीछे से गुस्से भरी आवाज आई,
यह हमसे मजाक कर रहा है। इस लड़के का कोई व्यापार करने का इरादा नहीं है। चलो सब मिलकर इसे खत्म कर देते हैं और कड़ाही की चीजें बांट लेते हैं। यह सुनते ही माहौल और अजीब हो गया। सब तेजी से सोचने लगे, लेकिन तुमने सिर तक नहीं उठाया और आराम से नूडल्स खाते रहे। फिर तुमने कहा, कोशिश कर सकते हो, लेकिन याद रखो, जो हमला करेगा वह व्यापार का हक खो देगा। वह बस दूसरों को खाते पीते देखता रहेगा। कूड़ेदानों के पीछे वाला आदमी अब खुद को रोक नहीं पाया। मैं इन बेवकूफियों पर विश्वास नहीं करता। उसने पंप एक्शन शॉटगन निकाल ली। उसके पीछे से दो और आदमी निकल आए, जिनके हाथों में माचेते और लोहे की छड़ें थीं। सब लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई पहला कदम उठाए, ताकि देख सकें कि तुम असल में क्या कर सकते हो। उस आदमी ने एक पल भी नहीं सोचा और ट्रिगर दबा दिया। लेकिन गोली जैसे ही सुपर 8 से करीब 2.5 मीटर दूर पहुंची, वह किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई। शुरू से अंत तक तुमने पलक तक नहीं झपकाई, बल्कि आराम से एक और सॉसेज निकालकर मुंह में डाल ली। पूरे इलाके में अजीब सा मौत जैसा सन्नाटा छा गया। माचेते और लोहे की छड़ पकड़े उसके दोनों साथी भी वहीं जमकर खड़े रह गए। तभी छोड़ी हुई गाड़ी के पीछे वाला आदमी कुछ समझता हुआ लगा। उसने सोचा, अगर फिजिकल अटैक काम नहीं करता तो नॉन फिजिकल अटैक का क्या होगा। उसकी हथेली में एक अदृश्य तरंग जमा होने लगी। आंखों से दिखाई न देने वाली मानसिक शक्ति तुम्हारी तरफ छोड़ी गई। ये उसकी साइकिक पेनिट्रेशन शक्ति थी। लेकिन जब वह मानसिक हमला सुपर 8 तक पहुंचा, तो तुम्हारे कपड़ों की एक सिलवट तक नहीं हिली। अब सब समझ चुके थे। तुम्हारी दुकान के अंदर तुम अजय हो। टाइगर की पीठ ठंडे पसीने से भीग चुकी थी और उसे बेहद राहत महसूस हुई कि उसने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। तुमने आखिर नूडल्स खत्म किए और नजर कूड़ेदानों के पीछे वाले आदमी पर टिकाई। मैं पहले ही कह चुका हूं, जो हमला करेगा वह व्यापार का हक खो देगा। क्या कोई और कोशिश करना चाहता है? आसपास फिर से मौत जैसा सन्नाटा छा गया। तभी जब यह टकराव भरा माहौल सबको पागल करने वाला था, दूर से एडी की लयबद्ध आवाज सुनाई दी। वह आवाज धीरे धीरे पास आती गई और सबकी नजरें उसकी मालिक की ओर मुड़ गईं। ये यिंग है। टाइगर ने उस औरत को पहचान लिया, या यूं कहो कि इन खंडहरों के बीच उसे भूलना नामुमकिन था। जितने भी सर्वाइवर्स कुछ समय से इस अपोक्लिप्स में टिके हुए थे, उन्होंने रहस्यमयी के वाई यिंग के बारे में जरूर सुना था। एक हाई लेवल अवेकेंड जो आग को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। वह यहां क्या कर रही है? यिंग ने चारों तरफ देखते हुए कहा, काफी शोर मचा रखा है तुम लोगों ने। हमेशा कुछ गर्म दिमाग वाले होते हैं जो बात नहीं सुनते। मैं तुम सबको सलाह देती हूं कि अपने बुरे इरादे समेट लो और तुम्हारे हाथों में जो कबाड़ पकड़ा है उसकी तो बात ही मत करो। यहां तक कि मैं भी इस छोटी सुप्रटे को खरोंच तक नहीं पहुंचा सकती। पूरा इलाका फिर से मौत जैसी खामोशी में डूब गया। डब्ल्यू ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी छिपने की जगह से बाहर आ गया। उसने अपनी दोनों हथेलियां खोलकर ऊपर उठा दी, ताकि दिखा सके कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। कोनों में छिपे बाकी सर्वाइवर्स भी एक एक करके बाहर आने लगे। यिंग ने अब उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उसने अपनी बेल्ट से कुछ चीजें निकाली। 3 चमचमाते सोने के इनगट्स, हर एक काफी बड़ा था। उसने कहा, मुझे बिस्किट्स, कैंड फूड और पानी चाहिए। ऐसा खाना जो आसानी से ले जाया जा सके और लंबे समय तक रखा जा सके। उसके जैसे इलीट हंटर के लिए रेडी टू ईट इंडस्ट्रियल खाना सबसे तर्कसंगत चुनाव था। तुम्हें भी समझदार लोगों के साथ व्यापार करना पसंद था। तुमने जल्दी से कंप्रेस्ड बिस्किट्स, कैनड मीट और बॉटल्ड वाटर निकाल दिए। सौदा आसानी से हो गया। सबकी आंखों के सामने यिंग ने खाना उठाया, मुड़ी और अंधेरे में गायब हो गई। फिर सबकी निगाहें दोबारा तुम्हारी तरफ मुड़ गईं। इस बार उनमें न शक था न दुश्मनी, सिर्फ शुद्ध इच्छा। तुमने कहा, अब तुम्हारी बारी है। नियम समझ गए हो ना? गोल्ड या कोरस के बदले खाना, लेकिन इनके लिए नहीं। ये कहते हुए तुमने उन 3 आदमियों की तरफ इशारा किया जिन्होंने पहले हमला किया था। वह आदमी अब और सहन नहीं कर पाया। वह रेंगता हुआ तुम्हारे पैरों में गिर पड़ा। बॉस, मुझसे गलती हो गई, सच में गलती हो गई। प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो, कम से कम सूप की एक घूंट ही सही। उसके पीछे उसके दोनों साथी भी घुटनों के बल गिरकर दया की भीख मांगने लगे। आसपास के सर्वाइवर्स के चेहरों पर कोई दया नहीं थी। बस यह राहत थी कि उन्होंने जल्दबाजी में हमला नहीं किया। तुमने ठंडे स्वर में कहा, मैंने कहा था, जो हमला करेगा वह अपना अधिकार खो देगा।
इसके बाद तुमने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। तुम्हारी नजर भीड़ पर घूमी। और कौन एक्सचेंज करना चाहता है? तभी डब्ल्यू ने एक गोल्ड कोर निकाला और तुम्हें दिखाया। बस तुम्हारे एक ख्याल से वह कोर हवा में उछलकर सीधा तुम्हारी जेब में जा गिरा। तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। तुम मुड़े और 3 बड़े कटोरे निकाले जो नूडल्स और सॉसेजेस से भरे हुए थे। जैसे ही डब्ल्यू ने कटोरा हाथ में लिया, उसने ऐसी गर्माहट महसूस की जो उसने बहुत समय से नहीं महसूस की थी। तीनों आदमी तुरंत अपने कटोरे में मुंह डालकर जोर जोर से नूडल्स खाने लगे। एक के शुरू करते ही बाकी लोग भी खुद को रोक नहीं पाए। बॉस, मैं भी एक्सचेंज करना चाहता हूं। मैं भी, मेरे पास गोल्ड कोर है। यहां तक कि वह आदमी जिसने पहले तुम पर हमला किया था, वह भी धीरे से आगे आया। उसने चुपचाप एक गोल्ड कोर निकाला। आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं हुई। तुमने उसका पेमेंट स्वीकार किया और बिना किसी भाव के उसे भी एक कटोरा दे दिया। एक बार जब व्यापार की धारा खुल जाती है तो उसे बंद करना मुश्किल होता है। किसी ने सोने के गहने निकाले, किसी ने अलग अलग साइज के गोल्ड कोर्स। जल्द ही तुम्हारे काउंटर के नीचे दर्जनों कोर्स जमा हो गए और बड़ी कड़ाही के नूडल्स धीरे धीरे खत्म होने लगे। लेकिन उसी समय पहले वाले 3 आदमी पूरी तरह निराशा में डूब गए। उनमें से एक अचानक चिल्लाया, अगर हमें नहीं मिलेगा तो किसी को भी नहीं मिलेगा। वह तुरंत एक कमजोर दिखने वाले सर्वाइवर पर टूट पड़ा। नूडल्स और सूप जमीन पर फैल गए। जो लोग खा रहे थे वे सब रुक गए और उस आदमी को बर्फ जैसी ठंडी और गुस्से भरी नजरों से घूरने लगे जिसने नियम तोड़ा था। तुमने भी नूडल्स परोसना बंद कर दिया और यह तमाशा देखने लगे। तभी अचानक आग की एक चमक कौंधी। वह आदमी चीखने का मौका भी नहीं पा सका। उसका पूरा शरीर एक मुट्ठी राख में बदल गया। उसके दोनों साथियों का भी वही हाल हुआ। सब कुछ सिर्फ 3 सेकंड में खत्म हो गया। एक पल में तीनों आदमी पूरी तरह गायब हो गए। यिंग धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आई और बोली, मुझे नियम तोड़ने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। तुमने फ्रिज से कोका कोला की एक कैन निकाली और यिंग की तरफ उछाल दी। तुमने कुछ नहीं कहा और फिर से कड़ाही में नूडल्स चलाने लगे। व्यापार पूरी तरह शांत और व्यवस्थित तरीके से चलता रहा। टबी और उसके दोनों साथी अपना नूडल्स खत्म कर चुके थे, यहां तक कि उन्होंने सूप की एक बूंद भी नहीं छोड़ी। खंडहरों के हर कोने से लोग आते रहे। सुपर एटी की शेल्फ आश्चर्यजनक गति से खाली होती गई। कोई कीमत की शिकायत नहीं कर रहा था और कोई समस्या भी नहीं खड़ी कर रहा था। आखिरकार तुमने दुकान का सारा सामान बेच दिया। यिंग खाली कोका कोला कैन फेंकते हुए तुम्हारे पास आई और बोली, अब तो तुम काफी अमीर हो गए हो। पता नहीं अगली बार कब लौटोगे। उसने तुम्हें गहरी नजर से देखा, फिर मुड़ी और अंधेरे में गायब हो गई। जब सब लोग चले गए तो पूरा इलाका फिर से शांत हो गया। बस एक ख्याल से तुमने अपना डायमेंशनल वेयरहाउस खोल दिया। अंदर रखा सोना 100 किलो से भी ज्यादा हो चुका था और कुल 33 गोल्ड कोर्स भी थे। गोल्ड कोर निगलने पर भयानक दर्द होता है, लेकिन तुमने एक पल भी नहीं सोचा और सभी कोर्स एक साथ निगल लिए। इस बार दर्द से ज्यादा एक अकल्पनीय ऊर्जा का तूफान उमड़ा। अगर तुम सुपर एटी के अंदर नहीं होते तो ये ऊर्जा शायद तुम्हें तुरंत चिथड़े चिथड़े कर देती। भयंकर दर्द के बीच तुमने आखिरी बूंद तक उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लिया। जब तुमने दोबारा आंखें खोलीं तो छत पर उड़ते हुए एक कीड़ा दिखाई दिया। जो पंख पहले बहुत तेज लगते थे, अब असामान्य रूप से धीमे लग रहे थे। दरवाजे के पीछे जॉम्बीज की गुर्राहट सुनाई दे रही थी और हवा में खून और गीली मिट्टी की गंध साफ महसूस हो रही थी। तुम्हारी इंद्रियां अविश्वसनीय स्तर तक तेज हो चुकी थीं। तुमने पास की शेल्फ की तरफ हवा में पकड़ने जैसा इशारा किया। हल्की सी कंपन के बाद शेल्फ धीरे धीरे हवा में उठने लगी। यह डायमेंशनल वेयरहाउस की शक्ति नहीं थी, बल्कि टेलीकिनेसिस थी। तुमने तुरंत अवेकेंड सिस्टम की स्क्रीन खोली। डायमेंशनल वेयरहाउस, मौजूदा कैपेसिटी 1000 क्यूबिक मीटर, नई अवेकेंड एबिलिटी टेलीकिनेटिक कंट्रोल जो 50 किलो से कम वजन की चीजों को दूर से नियंत्रित कर सकती है। यानी तुमने दूसरी क्षमता भी जागृत कर ली थी। इसके बाद तुम शांति से काउंटडाउन खत्म होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही स्पेस में डिस्टॉर्शन की वही अनुभूति वापस आई, तुम अपने असली दुनिया में लौट आए। जंग और सड़ांध की अजीब गंध गायब हो चुकी थी। उसकी जगह मिट्टी और घास की ताजा खुशबू थी। सिस्टम ने सूचना दी, डायमेंशनल ट्रेवर्सल कंप्लीट। करंट वर्ल्ड अर्थ। अगली ट्रेवर्सल से पहले का समय 12 घंटे। अभी सूरज भी नहीं उगा था। तुम अपने फोल्डिंग बेड पर वापस लौटे और कुछ घंटे सो गए।
सुबह 9 बजे तुम एंटीक मार्केट की एक पुरानी दुकान पर पहुंचे। बॉस, क्या आप सोना खरीदते हैं? दुकानदार ने पूछा। कितनी प्यूरिटी है और ये कहाँ से आया है? तुमने कोई जवाब नहीं दिया और सीधे एक गोल्ड इंगट निकालकर मेज पर रख दिया। धातु के टकराने की भारी आवाज सुनते ही दुकानदार सीधा खड़ा हो गया। उसने लगभग 10 मिनट तक उन इंगॉट्स को ध्यान से जांचा, फिर सिर उठाकर बोला, माल अच्छा है, एक ही दाम 5,800। तुमने कहा, 7 लाख दोस्त, ये दाम बहुत ज्यादा है। मैं भी रिस्क ले रहा हूं और कुछ लोगों को हिस्सा भी देना पड़ता है। 7 लाख की पेशकश सुनकर दुकानदार लगभग आधा मिनट चुप रहा। फिर तुम्हारे अकाउंट में 7 लाख का ट्रांसफर आ गया। एंटीक मार्केट से बाहर निकलते ही तुमने तुरंत अपने क्रेडिटर को फोन किया। उधर से आवाज आई, हाँ कौन है? तुमने कहा, चाओगो बोल रहा हूं, मेरा नंबर याद है? वह बोला, तो पैसे का इंतजाम हो गया? तुमने जवाब दिया, हाँ। उसने कहा, सिटी के वेस्ट में अबैंडन्ड सीमेंट फैक्ट्री नंबर 3, दोपहर 3 बजे पैसे लेकर आना और अकेले आना। 3 बजे सीमेंट फैक्ट्री में ब्याव खड़ा था और उसके पीछे उसके 7 से 8 आदमी थे। वह हंसते हुए बोला, तू सच में अकेला आने की हिम्मत कर गया? तुमने कहा, पैसे और प्रोमिसरी नोट निकाल। ब्याव चौड़ी मुस्कान के साथ बोला, आजकल कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, मेरे लोगों को भी खाना पड़ता है। उसने 5 उंगलियां उठाई। 5 लाख? तब मैं तेरे सामने ही प्रोमिसरी नोट जला दूंगा। तुम्हें नियम न मानने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। तुमने शांत आवाज में कहा, मैं 3,50,000 लौटाने वाला था, लेकिन अब सिर्फ 2 लाख दूंगा। तुम्हारी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन वहां मौजूद हर आदमी ने साफ सुन लिया। ब्याओ का चेहरा जम गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा, तूने कितने कहा? तुमने दोहराया, 2 लाख, एक पैसा ज्यादा नहीं। तभी उसके एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, इस कमीने को खत्म कर देता हूं। उसने लोहे की रॉड उठाकर तुम्हारे सिर पर वार किया, लेकिन जो होना चाहिए था वह नहीं हुआ। रॉड तुम्हारे सिर से 10 सेंटीमीटर पहले ही रुक गई, क्योंकि तुमने उसे एक हाथ से आसानी से पकड़ लिया था। अगले ही पल वह आदमी ऐसे दूर जा गिरा जैसे किसी ट्रक ने टक्कर मार दी हो। सीमेंट फैक्ट्री में दर्द की चीखें गूंज उठीं। ब्याओ आखिरकार होश में आया और चिल्लाया, सब मिलकर हमला करो, इसे खत्म कर दो। लेकिन चाहे वे कितने भी थे, तुम्हारे कुछ ही वारों के सामने टिक नहीं पाए। कुछ ही सेकंड में कई गुंडे ब्याओ के पैरों के पास पड़े कांप रहे थे, गुस्से से नहीं, डर से। ब्याओ घबराकर बोला, रुक जाओ, पास मत आना, मेरे बॉस। उसने जल्दी से प्रॉमिसरी नोट का कागजों का पुलिंदा निकाल लिया। उसकी आंखों के सामने तुमने 2 लाख ट्रांसफर कर दिए। तुमने कहा, पहले 3,50,000 होने चाहिए थे, अब इसकी कीमत सिर्फ 2 लाख है। फिर तुमने प्रॉमिसरी नोट फाड़ दिया और वहां से चले गए। मामला खत्म हो चुका था। तुम्हारे पास इससे ज्यादा जरूरी काम थे। तुम यूज्ड कार मार्केट गए और थोड़ी ही देर बाद एक सेकंड हैंड वैन चलाते हुए शहर के सबसे बड़े फूड होलसेल मार्केट की तरफ निकल पड़े। होलसेल सुपरमार्केट में घुसते ही एम्प्लॉय के कुछ कहने से पहले ही तुमने कहा, नमस्ते, मुझे 200 कार्टन्स इंस्टेंट नूडल्स, 100 कार्टन्स हैम सॉसेजेस, 200 कार्टन्स कंप्रेस्ड बिस्किट्स, 100 कार्टन्स कैंड बीफ और 500 कार्टन्स मिनरल वाटर चाहिए। मात्रा सुनकर कर्मचारी चौंक गया, लेकिन जल्दी ही सामान तैयार करने लगा, क्योंकि जो ग्राहक पैसे देता है वही राजा होता है। पूरा सामान वैन में लोड करने में तुम्हें पूरा दिन लग गया। डिमेंशनल ट्रांसफर में सिर्फ 2 घंटे बाकी थे। कल की पहली डील में बहुत सारा सोना आखिरी समय में रूइन से इकट्ठा किया गया था। अगर ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो क्वांटिटी बढ़ानी होगी और अलग अलग स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के साथ कोऑपरेशन करना होगा। सोना इकट्ठा करना उनका काम होगा। अपने अंदर बढ़ती ताकत को महसूस करते हुए तुम्हें अपने पुराने जीवन से एक अजीब सा अलगाव महसूस होने लगा। बचे हुए 2 घंटों में तुमने फैसला किया कि पुराने जीवन को अलविदा कहने के लिए एक शानदार खाना खाया जाए। इसलिए तुम शहर के सबसे लग्जूरियस रेस्टोरेंट पहुंच गए। सामने खड़ी लग्जरी कार्स के मुकाबले तुम्हारी वैन बिल्कुल अजीब लग रही थी। यहां तक कि वैलेट को लगा कि तुम सिर्फ पार्किंग इस्तेमाल करने आए हो। वह बोला, सर, यहाँ। लेकिन तुमने जेब से सोयाबीन के दाने जितनी छोटी गोल्ड नगेट निकाली और उसके हाथ में रख दी। मेरी गाड़ी पार्क करो, और अगर काम ठीक से नहीं किया तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। सोने की वह छोटी सी नगेट हाथ में लेते ही विलेत सन्न रह गया। तुम बिना उसकी तरफ देखे सीधे रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। अंदर सॉफ्ट लाइटिंग थी, लोग एलिगेंट कपड़ों में थे, सब कुछ इतना शांत और शानदार लग रहा था,
बिल्कुल उस अपोकैलिप्स से उल्टा जिसे तुम अभी अभी छोड़कर आए थे। तुम मेन्यू देख ही रहे थे कि पास से एक महिला की आवाज आई, च्याओगो। वह तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड जान थी और उसके साथ खड़ा आदमी था वंगाओ, एक अमीर हेयर। वांगाओ पहले हैरान हुआ, फिर उसने जान की कमर में हाथ डालकर तुम्हारी तरफ पढ़ते हुए कहा, अरे च्याओगो, तुम्हारी सुपर 8 बंद हो गई क्या? यहाँ बर्तन धोने की नौकरी के लिए आए हो? यहाँ एक स्टेक की कीमत 3,800 है। तुम्हारी महीने की सैलरी से तो उसका एक टुकड़ा भी मुश्किल से मिलेगा। तुमने शांत स्वर में वेटर से कहा, यहाँ बहुत शोर है, अपने शेफ से कहो कि अपनी स्पेशलिटीज तैयार करे। वांगाओ को ऐसा लगा जैसे वह हवा से बात कर रहा हो। पूरी तरह इग्नोर किए जाने का एहसास उसे गुस्से से भर गया। उसने आवाज ऊंची कर दी, तू बहिरा है क्या? मैं तुझसे बात कर रहा हूं। लेकिन तुम्हारा चेहरा बिल्कुल शांत रहा। चान को अचानक लगा कि तुम अब वही इंसान नहीं रहे जिसे वह जानती थी। तभी रेस्टोरेंट मैनेजर वेन शेंग जल्दी से आ गया और बोला, सर, कृपया शांत हो जाइए, बाकी ग्राहकों को डिस्टर्ब मत कीजिए। मैनेजर को देखकर वांगाओ का घमंड और बढ़ गया। वह बोला, मैनेजर जो, सही समय पर आए हो। यह कैसा रेस्टोरेंट है? अब कोई भी अंदर आ सकता है क्या? ऐसे आदमी को यहां बैठने देना तुम्हारे रेस्टोरेंट का लेवल गिरा देता है। मैनेजर जो वांगाओ को अच्छी तरह जानता था। वह शहर के रियल एस्टेट टाइकून का बेटा था, लेकिन उसने तुम्हारे असामान्य शांत स्वभाव को भी नोट किया। इसलिए उसने बिना घमंड और बिना चापलूसी के वांगो से कहा, मिस्टर वांग, हमारा रेस्टोरेंट सभी ग्राहकों के साथ बराबरी से व्यवहार करता है। फिर वह अचानक तुम्हारी तरफ मुड़ा और 90 डिग्री झुककर बोला, मिस्टर चियाओगो, मैं दिल से माफी चाहता हूं। हमारी सर्विस की कमी से आपका भोजन खराब हुआ, इसके लिए मैं सच में क्षमा चाहता हूं। उसने तुरंत एक वेटर को बुलाया और तुम्हें प्राइवेट लाउंज में ले जाने को कहा। शुरुआत से अंत तक तुमने वंगाओ की तरफ एक बार भी देखने की जरूरत नहीं समझी। वंगाओ कुछ और कहना चाहता था, लेकिन उसे मैनेजर जोऊ ने बीच में ही रोक दिया। मिस्टर वांग, मैं आपसे तुरंत यह हंगामा बंद करने को कहता हूं, नहीं तो मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी और आपको तथा इस लेडी को यहां से जाने के लिए कहना पड़ेगा। प्राइवेट लाउंज में तुम्हारे सामने तरह तरह के शानदार और महंगे डिशेस परोसे गए। पहले के समय में तुम्हें यहां खाने का हक भी नहीं मिलता, लेकिन अब जब तुमने छक लिया तो तुम्हें एहसास हुआ कि इसमें कोई खास बात भी नहीं है। खाना खत्म करने के बाद तुम वापस अपनी सुपरेट लौट आए। अगले डायमेंशनल ट्रांसफर में अब सिर्फ 150 सेकंड बाकी थे। समय खत्म होते ही शहर की जानी पहचानी हलचल धीरे धीरे धुंधली पड़ गई और उसकी जगह फिर से अपोकलिप्स की मौत जैसी खामोशी ने ले ली। ट्रांसफर का रिचार्ज टाइम जो पहले 12 घंटे था, अब घटकर 11 घंटे रह गया था। तुमने अंदाजा लगाया कि जैसे जैसे ट्रांसफर्स की संख्या बढ़ेगी, शायद तुम असली दुनिया और पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया के बीच अनलिमिटेड बार आ जा सकोगे। तुम्हें महसूस हुआ कि कई निगाहें तुम्हारी तरफ उठ रही हैं। पिछली बार के सर्वाइवर्स ने इस मिस्टीरियस सुपर 80 की खबर फैला दी थी, इसलिए अब यहां आने वाले लोग भूखे और अकेले बचे हुए लोग नहीं, बल्कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के स्काउट्स थे। करीब 10 मिनट बाद एक आदमी तुम्हारी दुकान के पास आया। उसके कंधे पर असॉल्ट राइफल टंगी हुई थी। वह दरवाजे के सामने रुककर बोला, मेरा नाम स्कॉर्पियन है। मैं पीछी बैस्टियन की तरफ से आया हूं। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। तुमने पूछा, किस बारे में? स्कॉर्पियन बोला, हमारे बेस्टियन को बहुत सारे सप्लाईज चाहिए। खाना, पानी, दवाइयाँ, हथियार, एम्यूनिशन, हम सब कुछ खरीदेंगे। तुमने शांत स्वर में कहा, मैं हथियार नहीं बेचता। स्कॉर्पियन के चेहरे पर जरा भी निराशा नहीं आई, मानो उसे पहले से अंदाजा हो। उसने जेब से एक गोल्ड इंगेट निकाला और काउंटर पर रख दिया। ये एडवांस है, हम तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करना चाहते हैं। उम्मीद है तुम हमें थोड़ा अच्छा प्राइस दोगे। तुमने कहा, मेरे दाम सबके लिए एक जैसे हैं। उसी समय उसके पीछे की छाया में हल्की हलचल हुई। स्कॉर्पियन ने हाथ उठाकर शांत रहने का इशारा किया। हम पूरी तरह सीरियस हैं। तुमने कुछ नहीं कहा, बस हवा में हाथ बढ़ाकर शेल्फ पर रखी एक कैंड बीफ की डिब्बी की तरफ इशारा किया। वह डिब्बी धीरे धीरे हवा में तैरती हुई काउंटर पर आ गई। स्कॉर्पियन की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। टेलीकिनेसिस। अब तक वह समझता था कि तुम्हारी असली ताकत बस तुम्हारी दुकान की अटूट डिफेंस है, लेकिन अब उसे पता चला कि तुम खुद भी एक बेहद ताकतवर अवेकंड हो। उसने कहा, एक गोल्ड इंगट के बदले एक पूरा क्रेट कैंड फूड,
लेकिन हमें सही मात्रा जाननी होगी कि तुम्हारे पास कुल कितना सामान है। तुम हल्का सा हंसे, उंगलियां चटकाईं और अचानक जमीन पर मिनरल वाटर की बोतलों का पहाड़ प्रकट हो गया। यह दृश्य देखकर स्कॉर्पियन का दिमाग लगभग 2 से 3 सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया। तुमने फिर उंगलियां चटकाईं और कंप्रेस्ड बिस्किट्स का एक और पहाड़ सामने आ गया। इस बार स्कॉर्पियन ने मुश्किल से लार निकली। उसे समझ आ गया कि तुम्हारे पास सिर्फ टेलीकाइनेसिस नहीं बल्कि स्पेशियल एबिलिटी भी है। उसने पूछा, कीमत क्या है? तुमने कहा, एक गोल्ड इनगोट में पूरा क्रेट कैंड फूड, लेकिन इतनी बड़ी क्वांटिटी तैयार करने में समय लगेगा। गोल्ड कॉइन्स से तुम शेल्फ पर रखे सामान को पीस बाय पीस खरीद सकते हो। अगर बड़ी क्वांटिटी चाहिए तो अलग तरह की कीमत चुकानी होगी। स्कॉर्पियन बोला, अफिनिटी को करेंसी की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यही अवेकंड की शक्ति का स्रोत है और हमारे बेस की नींव भी। तुमने कंधे उचकाए। वह तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। इतना कहते ही दोनों सामान के पहाड़ अचानक गायब हो गए। इस पूरे सौदे का नियंत्रण हमेशा तुम्हारे हाथ में था। अगर स्कॉर्पियन यह डील स्वीकार नहीं करता तो बाकी बेसिस जरूर करेंगे और आखिर में पीची बैस्टियन खुद ही कमजोर होकर खत्म हो जाएगा। स्कॉर्पियन ने कहा, हमें एक एग्जैक्ट एक्सचेंज रेट चाहिए। तुमने कहा, एक गोल्ड इंगट और 10 गोल्ड कॉइन्स में पानी का क्रेट और बिस्किट्स का दाम उससे दुगुना। स्कॉर्पियन ने मुट्ठियां भींच लीं। उसकी उंगलियों की हड्डियां तक चरमराने लगीं। यह सिर्फ महंगा सौदा नहीं बल्कि खुली लूट जैसा था। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करते हुए बोला, मुझे अपने लीडर को रिपोर्ट देनी होगी। इस गोल्ड इनगट को जानकारी की फीस समझ लो। तुमने सिर हिलाया और इनगॉट जेब में रख लिया। स्कॉर्पियन कुछ बोले बिना अंधेरे में लौट गया। तुम काउंटर के पीछे खड़े होकर पहले से साफ काउंटर को यूं ही पोंछने लगे। करीब 10 मिनट बाद फिर 3 परछाइयां सामने आईं। उनमें से एक मध्यम उम्र का आदमी था जिसने चश्मा पहना हुआ था। उसके पीछे 2 सैनिक खड़े थे। उसने कहा, नमस्ते, मेरा नाम जे है। लोग मुझे प्रोफेसर जे कहते हैं। मैं लाइट हाउस शेल्टर से आया हूं। तुम चुपचाप उसे देखते रहे। वह बोला, इकोनॉमिक नजरिए से देखा जाए तो तुम्हारा यह बिजनेस मॉडल लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है। अगर बेसिस इतना सोना खोते रहे तो वे आखिरकार कोलैप्स हो जाएंगे और तब तुम अपना सामान किसे बेचोगे? तुमने शांत स्वर में कहा, जो बचेगा उसकी कीमत और बढ़ जाएगी। प्रोफेसर जे के चेहरे की मुस्कान जम गई। उसने कहा, तुम्हें सिस्टम या फ्यूचर की कोई परवाह नहीं, क्योंकि कीमत तय करने की ताकत सिर्फ तुम्हारे पास है। तभी यंग अंधेरे से बाहर आई। एक गोल्ड कॉइन काउंटर पर गिरा। तुमने बिना कुछ कहे सेल्फ हीटिंग राइस का एक डिब्बा, कैंड बीफ और 2 मिनरल वाटर की बोतलें रख दी। यिंग ने सामान उठाया और बिना कुछ बोले वापस अंधेरे में चली गई। पूरी ट्रांजैक्शन बिल्कुल खामोशी में हुई और प्रोफेसर जे का तथाकथित लॉजिकल एनालिसिस मजाक बनकर रह गया। फिर तुमने कहा, एक गोल्ड इनगॉट और 10 गोल्ड कॉइन्स में क्रेट। अगर बड़ी क्वांटिटी चाहिए तो एक्स्ट्रा देना होगा। अभी तुम लोगों की बेकार बातों में मेरे 3 मिनट बर्बाद हुए, इसलिए अब 15 गोल्ड बॉक्सेस लगेंगे। प्रोफेसर जे ने बिना हिचकिचाहट कहा, हम मानते हैं। उसके लिए साफ था कि शायद तुम वेस्टलैंड के सबसे ताकतवर अवेकेंड नहीं हो, लेकिन तुम्हारी सुपर 80 पूरी तरह इनविंसिबल है। उसने जेब से मिलिट्री कम्युनिकेटर निकाला और कहा, ल्यू, तुरंत 3 गोल्ड इनगट्स और 15 गोल्ड बॉक्सेस लेकर आओ। करीब 20 मिनट बाद दूर से इंजन की आवाज सुनाई दी। क्लैंग। 2 भारी मेटल क्रेट्स तुम्हारे सामने रखे गए। एक में गोल्ड इनगट्स भरे थे और दूसरे में 15 गोल्ड बॉक्सेस। तुमने भी दूसरी तरफ पानी के क्रेट्स फेंक दिए। सौदा पूरा होते ही अंधेरे से एक और आकृति उभरी। स्कॉर्पियन वापस आ गया था। इस बार उसके साथ 20 लोगों की पूरी टीम थी। लगभग इंस्टिंक्टिवली दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे पर हथियार तान दिए। स्कॉर्पियन बोला, हम वह सब लाए हैं जो तुमने मांगा था। कई क्रेट्स खोले गए। उनमें सिर्फ गोल्ड इनगट्स ही नहीं बल्कि 20 गोल्ड बॉक्सेस भी थीं। ये तुम्हारे मांगे हुए से 10 ज्यादा हैं। इस सीधे जेस्चर से स्कॉर्पियन साफ साफ अपनी इंटेंशंस दिखा देता है। प्रोफेसर जे का चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है, जैसे किसी लाश का हो। लगता है उसके लिए हालात ठीक नहीं है। वही पुराने अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट्स फिर से सामने आ गए हैं। तुम हाथ हिलाते हो और अपने डायमेंशनल वेयरहाउस से कंप्रेस्ड बिस्किट्स का एक ढेर और बीफ के कैंड बॉक्सेस की कुछ क्रेट्स बाहर निकालते हो। ये तुम्हारे लिए है। यह देखकर स्कॉर्पियन की सांस एक पल के लिए तेज हो जाती है। उसका दांव सच में काम कर गया। वह तुरंत गहराई से तुम्हारे सामने झुकता है, फिर मुड़कर प्रोफेसर जे की तरफ देखता है और कहता है, हम रॉक वाले यहां सिर्फ
व्यापार करने आए हैं। हम झगड़ा नहीं चाहते, लेकिन अगर फेयर यहां लड़ना चाहता है तो हम चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। ये सुनते ही स्कॉर्पियन के आदमी एक साथ अपनी राइफल्स रेडी कर लेते हैं। फेयर का आदमी दांत भींचते हुए कुछ शब्द थूकता है। हम जा रहे हैं। तुम चुपचाप पूरा दृश्य देखते रहते हो। यह सब काफी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ फेयर जो टेक्नोलॉजी और नॉलेज पर आधारित है, और दूसरी तरफ रॉक जो ताकत और डिसिप्लिन को मानता है। फेयर के जाने के बाद स्कॉर्पियन एक बार फिर तुम्हें झुककर सलाम करता है और जल्दी से वहां से चला जाता है। इन दो ट्रांजैक्शंस की वजह से तुम्हें फिर से 100 किलोग्राम सोना मिल चुका है। लेकिन यह सन्नाटा ज्यादा देर नहीं रहता। इस बार 3 अलग अलग दिशाओं से 3 कॉन्वॉय आ रहे हैं। हर तरफ से ज़ॉम्बीज की चीखें गूंजने लगती हैं और तीनों फैक्शंस लगभग एक ही समय पर आदेश देते हैं, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। एक तरफ हैवी मशीन गन्स और असॉल्ट राइफल्स की गोलियों की बरसात शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ अवेकेंड लोग आग के गोले और बर्फ के नुकीले स्पाइक्स फेंकते हैं। जब आखिरी ज़ॉम्बी को भी सिर में गोली मारकर गिरा दिया जाता है तो चौक पर थोड़ी देर के लिए फिर से शांति लौट आती है। तभी एक आदमी आगे बढ़कर कहता है, बॉस, हम टोमाहॉक वाले आपसे बात करना चाहते हैं। दूसरा आदमी कहता है, हम आर्क वाले भी पूरी सिंसियरिटी के साथ आए हैं। तुम शांत आवाज में कहते हो, लाइन में खड़े हो जाओ। टोमाहॉक इस डिस्ट्रिक्ट को असल में कंट्रोल करने वाले ग्रुप्स में से एक है, इसलिए उनका आदमी नाराज होकर कहता है, कब से हमें लाइन में खड़ा होना पड़ने लगा? बॉस, इसका क्या मतलब है? हम अच्छी नीयत से आए हैं। बाहर के जॉम्बीज भी हमने ही साफ किए हैं। तुम ठंडे स्वर में जवाब देते हो, मैंने कहा लाइन में लगो। अगर टोमाहॉक के लोग रूल्स नहीं मानेंगे तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बेचूंगा। वह आदमी कहता है, इस डिस्ट्रिक्ट में टोमाहॉक की रेप्यूटेशन है। हमारा दोस्त बनना तुम्हारे लिए बुरा नहीं होगा। तुम बिना भाव के जवाब देते हो, मेरे लिए एक दोस्त ज्यादा या कम होने से फर्क नहीं पड़ता। या तो रूल्स मानो या फिर चले जाओ। यह सुनकर वे कहते हैं, इससे हमारी इज्जत चली जाएगी। तभी एक गंजा विशालकाय आदमी जोर से सांस छोड़ता है, जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो। वह हाथ घुमाकर अपने आदमियों को आदेश देता है, माल लेकर आओ, आज पहले खरीदारी मैं करूंगा। टोमाहॉक के 2 सदस्य एक भारी मेटालिक क्रेट उठाकर आगे आते हैं। तुम तुरंत कहते हो, किसी ने रूल्स तोड़े हैं, ट्रांजैक्शन खत्म। इतना कहकर तुम हाथ हिलाते हो और सारी गुड्स वापस डायमेंशनल वेयरहाउस में रख देते हो। एक ही पल में पूरी शॉप खाली हो जाती है। बाकी 2 फैक्शंस गुस्से से उस गंजे कोलोसस को घूरने लगते हैं। वह गरज कर कहता है, मैं सोना और गोल्ड बॉक्सेस लेकर आया हूं तुम्हारा सम्मान करने, और तुम उसे ठुकरा रहे हो। इस डिस्ट्रिक्ट में जब टोमाहॉक बोलता है तो कोई मना नहीं करता। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम ठंडे स्वर में कहते हो, मुझे भौंकने वाले कुत्ते पसंद नहीं। वह चिल्लाता है, फायर खोल दो, इस दुकान को मलबे में बदल दो। तुरंत गोलियों की बारिश सुपरटे पर होने लगती है, लेकिन सारी गोलियां एक अदृश्य शील्ड से टकराकर रुक जाती हैं। तुम घोषणा करते हो, आज से मैं टोमाहॉक को एक भी रिसोर्स नहीं बेचूंगा और तुम्हारे सिर पर 100 बीफ के कैनेट बॉक्स का इनाम रखता हूं। यह सुनते ही टोमाहॉक के सारे सदस्य जम जाते हैं। तुम बस हाथ हिलाते हो और जमीन पर 100 बीफ के कैंड बॉक्सेस का ढेर प्रकट हो जाता है। तुरंत सबकी नजरें उस गंजे कोलोसस की तरफ मुड़ जाती है। वह चिल्लाता है, तुम सब बगावत करना चाहते हो, मैं टोमाहॉक का नंबर 3 हूं। तभी आर्चे का आदमी बोलता है, इस फाइटर को हम ले लेंगे। रूचे का आदमी भी कहता है, हम भी। गंजा आदमी चिल्लाता है, तुम भी मुझे धोखा दोगे? उसके आदमी एक दूसरे को हिचकिचाहट भरी नजरों से देखने लगते हैं। कोई उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं करता। आखिर अपोकलिप्स की दुनिया में लॉयल्टी सबसे बेकार चीज होती है। अचानक एक तेज धार वाली ब्लेड उसके सीने में घुस जाती है और हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सेकंड होता है। वह हक्का बक्का होकर पूछता है, ये क्यों? उसका सेकंड बिना भाव के जवाब देता है, नंबर 3, भाइयों को भी खाना चाहिए। फिर वे सुपरेटे की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, हमने उसे खत्म कर दिया, अब यह डील हमारी है। तुम शांत स्वर में कहते हो, मैंने कहा था कि मैं टोमाहॉक को कोई रिसोर्स नहीं बेचूंगा। तुम लोगों ने अपने ही नंबर 3 को मार दिया और आखिर में कुछ भी हासिल नहीं किया। अगर ये लोग अब टोमाहॉक के सदस्य नहीं हैं तो भी मैं टोमाहॉक से कोई व्यापार नहीं करूंगा। बाकी लोग इसमें शामिल नहीं हैं। तभी एक आदमी आगे बढ़कर कहता है,
मेरा नाम बेलू है, मैं आर्ची शेल्टर का लॉजिस्टिक्स ऑफिसर हूँ और आर्ची की तरफ से मैं आपको आधिकारिक तौर पर हमारे साथ जुड़ने का निमंत्रण देता हूँ। रूच का आदमी भी कहता है, हम भी काबिल दोस्तों का स्वागत करते हैं। उधर टॉमाहॉक का सेकंड तेजी से सोचता है और कहता है, हम आर्क में शामिल होने के लिए तैयार हैं। उसके पीछे खड़े करीब 15 आदमी एक साथ हथियार नीचे कर देते हैं। तुम काउंटर पर टिके टिके आराम से हाथ उठाते हो और 100 बीफ के कैंड बॉक्सेस का पहाड़ सीधे उस सेकंड के सामने आ गिरता है। वह चालाकी से बेल्लू के पास जाता है और कहता है, सुपरवाइजर बेल्लू, आर्ची की प्रोटेक्शन के बदले हम ये कैंड बीफ आपको वेलकम गिफ्ट के तौर पर देना चाहते हैं। रूचे के सदस्य लालच भरी नजरों से देखते हैं लेकिन कुछ करने की हिम्मत नहीं करते। अब कोई भी विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। बेल्लू काउंटर के सामने लाइन में खड़ा हो जाता है और रूचे का आदमी शुचू भी चुपचाप उसके पीछे खड़ा हो जाता है। तुम पूछते हो, क्या चाहिए? बेलू कहता है, कंप्रेस्ड बिस्किट्स, पानी और इंस्टेंट न्यूडल्स। वह दो क्रेट्स खोलता है जिनके अंदर 50 गोल्ड बार्स और 20 गोल्ड बॉक्सेस होते हैं। ट्रांजैक्शन खत्म होने के बाद भी वह तुरंत नहीं जाता और पूछता है, बॉस, क्या आप प्री ऑर्डर्स लेते हैं? तुम कहते हो, हाँ, क्या चाहिए? वह कहता है, एंटीबायोटिक्स और कोल्ड मेडिसिन जितना ज्यादा हो सके। तुम जवाब देते हो, वापस जाओ, एक लिस्ट बनाकर लाओ और पहले एडवांस दे देना, अगली बार मैं माल लेकर आऊंगा। इसके बाद रूचे के सुचो की बारी आती है। वह भी मेडिसिन प्री ऑर्डर करने के साथ साथ टोबैको और अल्कोहल भी मांगता है। जब ये ट्रांजैक्शंस खत्म हो जाते हैं तो कुछ अकेले लोग भी ट्रेड करने लगते हैं। कोई गोल्ड ज्वेलरी देता है, कोई छोटी गोल्ड बॉक्सेस। लेकिन तभी एक आदमी तुम्हारे साथ ट्रेड करने के लिए एक अलग ही चीज निकालता है, कार बैटरी। इस दुनिया की बैटरीज की एनर्जी डेंसिटी और लाइफ स्पैन तुम्हारी दुनिया की बैटरीज से लगभग 2 गुना ज्यादा एडवांस्ड है। तुम्हें अचानक एहसास होता है कि शुरू से ही तुमने इस दुनिया को सिर्फ एक गोल्ड माइन और वेंडिंग मशीन की तरह देखा था और उस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था जो इस दुनिया के पास कैटास्ट्रोफी से पहले मौजूद थी। तुम मुड़ते हो और 2 पीसेस ब्रेड, एक बॉटल मिनरल वाटर और 2 सॉसेजेस बाहर निकालते हो। आसपास के सर्वाइवर्स यह देखकर पूरी तरह स्टन्ड रह जाते हैं। वे फुसफुसाते हैं, इतना सब दे रहा है? तुम कहते हो, अब से मैं इस तरह की बैटरी भी लूंगा। भीड़ के पीछे कुछ लोन वुल्फ्स चुपचाप एक घेरा बनाकर उस आदमी को घेर लेते हैं। वह आदमी अपने हाथों में भारी फूड कार्गो को कसकर पकड़े हुए है। उसका शरीर जोर जोर से कांप रहा है। उसके दिमाग में चल रहा है कि यह खाना उम्मीद नहीं बल्कि मौत का संकेत भी हो सकता है। तुम ठंडे स्वर में कहते हो, मुझे उससे एक सवाल पूछना है। अगर किसी ने जरा भी हरकत की तो मैं उसकी सिर के बदले कुछ और कैंड बीफ के क्रेट्स देने में बिल्कुल हिचकिचाऊंगा नहीं। ये सुनते ही भीड़ और वे लोन वुल्फ्स सब वहीं जम जाते हैं। आखिर टोमाहॉक का नंबर 3 अभी भी ज्यादा दूर नहीं पड़ा है। तुम पूछते हो, तुम्हारा नाम क्या है? वह जवाब देता है, जोयुआन। तुम फिर पूछते हो, ये बैटरी कहाँ से आई? वह कहता है, टियंग टेक्नोलॉजी पार्क से। मैं टियंग टेक्नोलॉजी में बैटरी इंजीनियर था। ये बैटरी लेन चेन मॉडल है। यह हमारी कंपनी का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। कैटास्ट्रोफी के समय हम एक बहुत बड़े ऑर्डर का प्रोडक्शन अभी अभी खत्म कर चुके थे और कंपनी के वेयरहाउस में अभी भी कम से कम कई 10,000 बैटरीज रेडी पड़ी हैं। लेकिन पार्क के हजारों एम्प्लॉयज ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। तुम सिर हिलाते हो और सोचते हो कि अगर तुम्हें प्रोडक्शन चेन दोबारा बनाने का मौका मिल जाए और इस चेन की एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस का इस्तेमाल कर सको तो अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में एनर्जी रेवोल्यूशन तक शुरू कर सकते हो। तुम पूछते हो, अगर प्रोडक्शन लाइन नष्ट हो चुकी हो तो क्या तुम इस बैटरी की पूरी टेक्निकल डेटा निकाल सकते हो, यानी रॉ मटेरियल्स की फॉर्मूलाज और प्रोसेसिंग प्रोटोकॉल समेत सब कुछ? जुयन कहता है, पूरी डेटा पार्क के सर्वर में है। जब तक मुझे सर्वर एक्सेस मिल जाए मैं सारी डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं। यह सुनकर तुम्हारी नजर उस पर पूरी तरह बदल जाती है। वह कोई गिरा हुआ इंजीनियर नहीं बल्कि चलता फिरता वॉल्ट की है। तुम सोचते हो कि इस काम के लिए आसपास के फैक्शंस की मदद लेनी पड़ेगी। फिर तुम जोयुआन से कहते हो, अब से तुम मेरे लिए काम करोगे। तुम्हारा काम होगा हर टेक्नोलॉजिकल आइटम को इंस्पेक्ट और इवेल्युएट करना जो मैं लाऊंगा। बदले में मैं तुम्हें खाना और पानी दूंगा। यह सुनकर जोयुआन के अंदर एक जबरदस्त खुशी उमड़ पड़ती है। यह सच में अचानक किस्मत पलटने जैसा है। लेकिन आसपास के कुछ सर्वाइवर्स भी कम चालाक नहीं होते। वे सोचते हैं कि अगर जोयुआन सिर्फ एक बैटरी से इतनी बड़ी डील पा सकता है तो वे क्यों नहीं। कुछ ही देर में सर्वाइवर्स के बीच टेक्नोलॉजी आइटम्स लाने की होड़ लग जाती है।
कोई मिलिट्री ड्रोन के टूटे हुए बॉडी से मदरबोर्ड लाता है, कोई सील्ड बायोलॉजिकल सैंपल कूलर और कोई आधी जली हुई साइंटिफिक जर्नल का हिस्सा। तुम किसी चीज को मना नहीं करते और हर चीज की इवैल्यूएशन जुयुआन को दे देते हो। ये ट्रेडिंग रात देर तक चलती रहती है। तभी अचानक अंधेरे को चीरती हुई दो तेज हेडलाइट्स दिखाई देती हैं और एक पावरफुल इंजन की गूंज सुनाई देती है। बेल्लू और चूचू लगभग एक साथ गाड़ी से उतरते हैं और कई क्रेट्स जो सोने के बार्स और गोल्ड बॉक्सेस से भरे हैं जमीन पर रख देते हैं। बेल्लू कहता है, यह हमारी फैक्शंस आर्ची और रूच का एडवांस पेमेंट है। तुम शांत स्वर में कहते हो, एडवांस मिल गया, अगली डील के लिए मैं तुम्हारा माल तैयार रखूंगा। बेलू और शूचो एक साथ झुककर बहुत सम्मान से सलाम करते हैं, लेकिन डील खत्म होने के बाद भी दोनों जाने की जल्दी में नहीं लगते। उनकी नजर जोयुआन और जमीन पर पड़े टेक्नोलॉजी जंग के ढेर पर टिक जाती है। तुम शांत स्वर में कहते हो, उत्तर दिशा के रुइंस में तियान के टेक्नोलॉजी पार्क है। वहां लेन चेन बैटरीज के दसियों हजार यूनिट्स पड़े हैं, लेकिन उस एरिया में 5,000 से ज्यादा ज़ोंबीज घूम रहे हैं। बेल्लू चौंक कर पूछता है, बॉस, आपका मतलब? तुम कहते हो, मैं तुम्हें अमीर बनने का मौका दे रहा हूं, मैं फंडिंग दूंगा, तुम लोग मैन पावर दोगे, पार्क को साफ करोगे और वहां के सर्वर्स और सेंट्रल यूनिट्स को इंटैक्ट हालत में मेरे पास लाओगे। यह सुनकर बेलू और चुचौ के दिमाग तेजी से दौड़ने लगते हैं। रिस्क बहुत बड़ा है, लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे उस मिस्टीरियस ट्रेडर के साथ उनका मजबूत कनेक्शन बन सकता है। रूचे का आदमी तुरंत कहता है, रूचे यह मिशन लेती है, यह हमारे रीपर स्क्वाड के लिए काम है। रूइंस में हमारी इंडिविजुअल कॉम्बैट स्ट्रेंथ सबसे मजबूत है, मिशन सफल होगा। तभी आर्चे का आदमी वंगफेंग कहता है, इतनी जल्दी निष्कर्ष मत निकालो, आर्क के पास रूइंस की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, हैकिंग टीम, डिसमेंटलिंग और ट्रांसपोर्ट सब हम कर सकते हैं। फ्लॉलेस मिशन की गारंटी सिर्फ हम दे सकते हैं। तभी रॉक फैक्शन का आदमी जेसी आगे बढ़कर कहता है, टियंग टेक्नोलॉजी पार्क का मिशन हम रॉक लेते हैं। हमारे पास सबसे ज्यादा अवेकेंड फाइटर्स हैं और हम सर्वर को इंटैक्ट वापस लाने की गारंटी देते हैं। वंगफेंग हंसकर कहता है, 5,000 ज़ोंबीज के बीच? जब रॉक के अवेकेंड की स्टेमिना खत्म हो जाएगी तो कितने ज़ोंबीज मार पाओगे? ये तो सुइसाइड है। जैसी जवाब देता है, ये सिर्फ ब्रूट फोर्स से हल होने वाली समस्या नहीं है। तुम्हारे टेक्नीशियंस के बिना तुम पार्क के गेट तक भी नहीं पहुंच पाओगे। तभी फारे का आदमी बोलता है, टीएन टेक्नोलॉजी का चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वांग चोंगकिंग हमारे साथ है। उस जगह को उससे बेहतर कोई नहीं जानता। यह सुनते ही बेलू, वांगफेंग और शेसी के चेहरे उतर जाते हैं, क्योंकि फारे के पास इतना बड़ा एडवांटेज है। तुम शांत स्वर में कहते हो, चाहे आर्क, रॉक, रूचे या कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए। अगर सर्वर के साथ जरा भी समस्या हुई और मुझे वो डेटा नहीं मिला जो मैं चाहता हूं, तो भविष्य में तुम में से कोई भी मुझसे कुछ भी पाने की उम्मीद मत करना, 1 सेंटीमीटर भी नहीं। यह सुनकर चारों प्रतिनिधियों के चेहरे राख जैसे पड़ जाते हैं। तुम्हारे शब्द बेहद सीधे और निर्दयी हैं। अंत में रॉक कोऑपरेशन के लिए मान जाता है और उसके बाद बाकी 3 फैक्शंस भी जल्दी ही सहमत हो जाते हैं। इस तरह रूइंस की 4 सबसे शक्तिशाली फैक्शंस के बीच एक अभूतपूर्व अलायंस बन जाता है। करीब 100 अवेकेंड फाइटर्स और सैकड़ों एलीट सोल्जर्स से बनी एक खतरनाक फोर्स। तुम जुयोन की तरफ इशारा करते हुए कहते हो, यह भी तुम्हारे साथ जाएगा, इसे सुरक्षित वापस लाना, इसके एक बाल को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। बेलू तुरंत जवाब देता है, चिंता मत कीजिए बॉस, हम मिस्टर जोयुआन की सुरक्षा की पूरी गारंटी देते हैं। इस ऑपरेशन में एक और संभावित खतरा है, टोमाहॉक। उनका नंबर 3 यहीं मारा गया है और उनका बड़ा बॉस पाओ बहुत ही ज्यादा बदला लेने वाला आदमी है। वह इसे कभी यूं ही जाने नहीं देगा। टोमाहॉक की ताकत शायद यहां मौजूद फैक्शंस जितनी नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने तय कर लिया कि जब हम हजारों ज़ॉम्बीज से लड़ रहे होंगे तब वे सैबोटाज करेंगे, तो उनका थोड़ा सा हरासमेंट भी बहुत भयानक नतीजे ला सकता है। ये बात सुनते ही सबकी नजर फिर से तुम्हारी तरफ मुड़ जाती है। तुम शांत स्वर में कहते हो, टोमाहॉक का एक ऑर्डिनरी मेंबर, 10 क्रेट्स कैनेड बीफ, एक सब लीडर, 100 क्रेट्स और उनका बॉस बाओ, उसकी हेड के बदले 1,000 क्रेट्स कैंड बीफ। चाहे तुम हो या रूइंस का कोई भी नोमैड जो मुझे उसका सिर लाकर देगा, उसे यह रिवॉर्ड मिलेगा। यह सुनकर चारों फैक्शंस की सांस जैसे रुक जाती है। बेलू जिस रिस्क की बात कर रहा था
वह इस आदमी के लिए बिल्कुल भी रिस्क नहीं था। पूरा स्क्वायर मौत जैसे सन्नाटे में डूब जाता है। चारों फैक्शंस के प्रतिनिधि अब कोई भी गलत सोच रखने की हिम्मत नहीं करते। आज टोमाहॉक, कल शायद उनमें से कोई भी हो सकता है। बाउंटी घोषित होते ही अब किसी बहस की जगह नहीं बचती। बेलू, वांग फेंग, एक्सीसी और प्रोफेसर जे, ये चार लोग जिनके सिर्फ कदम पटकने से रूइंस का एक बड़ा हिस्सा हिल सकता था, अब एक भी बेकार शब्द नहीं बोलते। वे तुरंत काम बांटते हैं और फिर अपने अपने लोगों के साथ गाड़ियों में बैठकर तेजी से निकल जाते हैं। जाने से पहले बेलू जोयुआन के पास आता है और कहता है, मिस्टर जोयुआन, कृपया हमारे साथ चलिए। रास्ते में हमें टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में आपकी जानकारी चाहिए होगी। जोयुआन अनजाने में सुपरटे की तरफ देखता है और तुम्हारे हल्के से सिर हिलाने के बाद ही वह आर्क के लोगों के साथ गाड़ी में बैठता है। दरवाजा बंद होने के बाद तुम तुरंत दूसरे वर्ल्ड में वापस जाने की जल्दी नहीं करते। बस एक सोच के साथ तुम आज की ट्रेडिंग में मिले सारे पैसे बाहर निकाल लेते हो। बिना झिझक तुम उनमें से एक मुट्ठी उठाकर सीधे अपने मुंह में डाल लेते हो। वही जानी पहचानी तेज दर्द फिर से लौट आती है। जब आखिरी एनर्जी भी पूरी तरह अब्जॉर्ब हो जाती है, तुम अचानक अपनी आंखें खोलते हो। अवेकनर, पहली अवेकन्ड एबिलिटी, सब डायमेंशनल वेयरहाउस, करंट कैपेसिटी 3000 क्यूबिक मीटर। दूसरी अवेकन्ड एबिलिटी, टेलीकिनेटिक कंट्रोल, जिससे 200 किलोग्राम से कम वजन की चीजों को दूर से मैनिपुलेट, रीशेप या एक्सेलरेट किया जा सकता है। अब यह सिर्फ सिंपल टेलीपोर्टेशन नहीं रहा। तुम्हारी नजर कोने में रखी मेटल शेल्फ पर जाती है। इस बार तुमने हाथ तक नहीं उठाया, बस एक नजर डाली और एक पल में वह कंप्रेस होकर बेहद घना मेटल बन जाती है। डिमेंशनल ट्रांसफर में अब 12 मिनट्स बचे हैं, अब लौटने का समय है। टॉर बैटरी नंबर 7 की डिस्कवरी तुम्हारे दिल में एम्बिशन का बीज बो चुकी है। अब तुम सिर्फ इंटर डिमेंशनल ट्रेडर बनकर नहीं रहना चाहते, तुम इस मॉडर्न और सुरक्षित दुनिया में अपना खुद का बिजनेस एम्पायर बनाना चाहते हो। ये सैकड़ों टन गोल्ड जल्द से जल्द लिक्विडिटी में बदलना होगा, लेकिन इतनी बड़ी क्वांटिटी को नॉर्मल चैनल से बेचना बिल्कुल असंभव है। तभी तुम्हें एक नाम याद आता है, तुम्हारा कजन भी आगे। वह थोड़ा शेडी आदमी है और शहर के ग्रे मार्केट में उसके जरूर कॉन्टैक्ट्स होंगे। अगर वह मिडलमैन बने तो अभी के लिए यही सबसे सुरक्षित और असरदार तरीका है। फंड्स मिलते ही तुम्हें पागलों की तरह सप्लाईज जमा करनी होंगी। 3000 मीटर क्यूब वेयरहाउस और सुपर 8 दोनों को पूरी तरह भरना होगा और फिर एक टेक्नोलॉजी कंपनी बनानी होगी ताकि टियंग टेक्नोलॉजी पार्क से मिलने वाली टेक्निकल डेटा को रिसीव करने के लिए स्ट्रक्चर तैयार रहे। तुम्हारी प्लान पूरी तरह साफ है। हर कदम तुम्हें उस विशाल लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। डायमेंशनल ट्रांसफर अब तैयार है। एक सिंपल थॉट और फिर वही जानी पहचानी वेटलेस फीलिंग तुम्हारे पूरे शरीर को घेर लेती है। ट्रांसफर कंप्लीट। करंट वर्ल्ड, अर्थ। नेक्स्ट ट्रांसफर रिचार्ज टाइम 11 आवर्स। बाहर शहर की नियॉन लाइट्स और लगातार दौड़ती गाड़ियों की आवाजें हैं। कुछ सेकंड पहले के शांत रूइन से तुलना करो तो ये जैसे कोई दूसरी ही दुनिया लगती है। यही कॉन्ट्रास्ट तुम्हें और भी यकीन दिलाता है कि इस पावर को तुम्हें कसकर पकड़कर रखना होगा। हैंगसिन लौटने के बाद तुम तुरंत सुपर 8 से बाहर नहीं निकलते, बल्कि बिस्तर पर लेट जाते हो। तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए नींद की जरूरत कम हो गई है, लेकिन कुछ घंटे आराम करने से शरीर फिर से पूरी तरह ठीक हो जाएगा। जब तुम आंखें खोलते हो तो सुबह के 11 बज चुके होते हैं। जल्दी से कुछ खाकर तुम बियाज का नंबर मिलाते हो। फोन उठता है। हेलो, कौन? तुम कहते हो, मैं गोजी। वह चिढ़कर बोलता है, क्या चाहिए? तुम कहते हो, मेरे पास एक बैच गुड्स है जिसे बेचना है। वह हिचकते हुए पूछता है, माफ करना पूछ रहा हूं, ये लीगल है ना? तुम शांत स्वर में कहते हो, थोड़ा रिस्क है पर ज्यादा नहीं। उसी सीमेंट फैक्ट्री में मिलो जहां पिछली बार मिले थे, अकेले आना। वह तुरंत कहता है, ठीक है, समय पर पहुंचूंगा। समय जल्दी गुजर जाता है और अब 3 बजे हैं। वही सीमेंट फैक्ट्री, लेकिन इस बार सोफे पर तुम बैठे हो। बीएच तय समय पर पहुंचता है और तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। वह डर के मारे ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा। वह पूछता है, जी जी, माल कहाँ है? तुम आराम से एक कैनवस बैग से 500 ग्राम का एक गोल्ड बार निकालते हो। बियाज की आंखें सिकुड़ जाती हैं। 500 ग्राम का गोल्ड बार कीमती जरूर है, लेकिन कोई भी बड़ी ज्वेलरी शॉप इसे हैंडल कर सकती है। मगर तभी तुम बैग को थोड़ा खोलते हो और अंदर गोल्ड बार्स का ढेर दिखता है। बियाज वहीं जम जाता है। ये एक नहीं बल्कि पूरे 20 गोल्ड बार्स हैं, हर एक 500 ग्राम का, कुल 10 किलोग्राम गोल्ड। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है।
वह बुदबुदाता है, ये तो जैसे बैंक रॉबरी या आर्मर्ड ट्रक लूट जैसा है। और फोन पर तुमने कहा था छोटा रिस्क। उसके मन में डर भर जाता है। इसे छूना भी ऐसा है जैसे सीधे गिलोटीन का टिकट ले लेना। वह घबरा कर कहता है, भाई गोजी, क्या आप मेरी जान लेना चाहते हो? मैं इसे कैसे हैंडल करूं? वह चुप हो जाता है। तुम्हारी आंखों में देखने की भी हिम्मत नहीं करता। उसे पूरा यकीन हो चुका है कि वह किसी खतरनाक क्रिमिनल से डील कर रहा है। तुम ठंडे स्वर में कहते हो, इतनी सी गोल्ड क्वांटिटी भी हैंडल नहीं कर सकते, और कहते हो कि तुम्हें पैसे की जरूरत है। इतनी सिंपल डील भी नहीं कर सकते? ब्याज हकलाकर कहता है, मास्टर गो, इतनी बड़ी डील, सच में मैं इसे छूने की हिम्मत नहीं कर रहा। तुम शांत स्वर में जवाब देते हो, चिंता मत करो, ये गोल्ड बिल्कुल क्लीन है, इस पर कोई ट्रेस नहीं है। मैं बस इतना आलसी हूं कि हर एक गोल्ड बार को अलग अलग बेचने का झंझट खुद नहीं करना चाहता, समझे? मास्टर गो, क्या क्या मैं एक फोन कर सकता हूं? अपने किसी कांटेक्ट को बुला सकता हूं? तुम हल्का सा हाथ हिलाकर इशारा करते हो। ब्याओ जी ऐसे खुश हो जाता है जैसे उसे माफी मिल गई हो। वह तो फोन करने के लिए दूर जाने की हिम्मत भी नहीं करता और स्पीकर ही ऑन कर देता है। हेलो ब्याओ सोय, क्या हाल है? दूसरी तरफ से आवाज आती है। हाँ बोलो, क्या हुआ? ब्याओगे थोड़ा घबरा कर पूछता है। सुनो, हाल ही में यहां आसपास गोल्ड से जुड़ा कोई मामला हुआ है क्या? कोई बड़ी डील? फोन के उस पार वाला थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन सीधा जवाब देता है, किस तरह की डील? अब तो हर सड़क पर कैमरास लगे हैं, कौन ऐसी रिस्क लेगा? क्या तुम्हें जैकपॉट लग गया है और तुम गोल्ड खरीदना चाहते हो? यह सुनकर ब्याओजे जैसे कुछ निगल जाता है। फोन काटने के बाद वह तुम्हें बिल्कुल अलग नजर से देखने लगता है और कहता है, मास्टर गो, आपके स्टॉक को मैं अकेला हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता है कौन कर सकता है। तुम फिर से हाथ से इशारा करते हो। ब्याओ जी कांपते हाथों से दूसरा नंबर मिलाता है। हेलो सू, मैं ब्याओसी बोल रहा हूं। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ हूं। उसके पास गोल्ड का बड़ा लॉट है बेचने के लिए। उधर से सवाल आता है, कितनी क्वांटिटी? ब्याओगे हकलाते हुए कहता है, 10 किलोग्राम, और आगे और भी होगा। इस बार फोन के दूसरी तरफ काफी देर तक खामोशी रहती है। फिर आवाज आती है, आधे घंटे में यूजुअल प्लेस पर आओ, मैं खुद माल इंस्पेक्ट करूंगी। आधे घंटे बाद तुम एक प्राइवेट क्लब में पहुंचते हो। वहां एक औरत चिपाव पहने बैठी है। वह हल्का सा इशारा करके तुम्हें बैठने के लिए बुलाती है और तुम बिना झिझक आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठ जाते हो और बैग मेज पर रख देते हो। उस औरत को सब सिस्टर सू कहते हैं। वह चाय डालती रहती है और चाय तुम्हारे सामने सरकाने के बाद शांत आवाज में पूछती है, मैं आपको किस नाम से बुलाऊं मेरे दोस्त? तुम कहते हो, मुझे गो कह सकते हैं। वह मुस्कुराकर कहती है, मिस्टर गो, क्या मैं माल देख सकती हूं? तुम सिर हिलाते हो और बैग खोलते हो। अंदर गोल्ड बार्स आराम से रखे हुए हैं। सिस्टर सू बड़े प्रोफेशनल तरीके से एक एक बार चेक करती है। काफी देर तक देखने के बाद वह धीरे से बुदबुदाती है, 999 प्योरिटी गोल्ड, वेट भी सही, स्टैंडर्ड साइज बार्स। फिर वह सिर उठाकर पूछती है, मिस्टर गो, इतनी बड़ी क्वांटिटी, इसका सोर्स? तुम चाय का घूंट लेते हो और शांत रहते हो। वह कहती है, यंग मैन, मैं आप पर शक नहीं कर रही, लेकिन इस बिजनेस में रूल्स होते हैं। 10 किलोग्राम छोटी क्वांटिटी नहीं है, मुझे सब वेरीफाई करना होगा। वह तुम्हारे चेहरे को गौर से देखती रहती है, लेकिन तुम कुछ नहीं कहते, बस ब्याज की तरफ देखते हो। ब्याज तुरंत समझ जाता है और जल्दी से कमरे से निकल जाता है। तब तुम बैग से एक गोल्ड बार निकालते हो और सिस्टर सू के सामने उसे हल्के से दबाते हो, और वह बार तुम्हारे हाथ में ऐसे मुड़ जाता है जैसे मिट्टी हो। इतनी ताकत वाला आदमी ब्लैक मार्केट के गोल्ड के लिए परेशान होने की जरूरत ही नहीं रखता। सिस्टर सू गहरी सांस लेती है और कहती है, 7 युआन पर ग्राम, 10 किलोग्राम के लिए 7 मिलियन। तुम ना हाँ कहते हो ना बस पूछते हो। तुम मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी हैंडल कर सकती हो? इस सवाल से सिस्टर सू का कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल जाता है। वह सोचकर कहती है, मिस्टर गो, अगर गोल्ड इतना प्योर है तो मैं महीने में 50 किलोग्राम बेच सकती हूं, यानी लगभग 35 मिलियन प्रति महीना। तुम सिर हिलाकर कहते हो, बहुत कम। फिर धीरे से एक उंगली उठाते हो। सिस्टर सू पूछती है, 100 किलोग्राम? तुम कहते हो, नहीं, 1 टन। यह सुनते ही सिस्टर सू पूरी तरह चौंक जाती है। मिस्टर गो, आप मजाक कर रहे हैं? 1 टन गोल्ड आज की कीमत में लगभग 1 बिलियन के बराबर है। मेरा नेटवर्क इतना बड़ा वॉल्यूम हैंडल नहीं कर सकता। कोई प्राइवेट चैनल एक महीने में 1 टन गोल्ड नहीं बेच सकता। यह सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, ये तो पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को चैलेंज करने जैसा है। और इतनी बड़ी मनी फ्लो ऊपर तक लोगों का ध्यान
खींच लेगी। तुम शांत रहते हो और कहते हो, अगर मुझे सब कैश में कन्वर्ट ही नहीं करना हो तो? वह समझते हुए पूछती है, मतलब एसेट एक्सचेंज? तुम कहते हो, मुझे एक इंडस्ट्रियल जोन या बैटरी मैन्युफैक्चरर चाहिए। यह सुनकर सिस्टर सू बिल्कुल स्टन्ड रह जाती है। उसने सोचा भी नहीं था कि कोई आदमी इतना गोल्ड लग्जरी के लिए नहीं, बल्कि इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए बेच रहा होगा। एक ऐसा आदमी जो नंगे हाथों से गोल्ड बार मोड़ सकता है और हर महीने 1 टन गोल्ड दे सकता है, अब एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। वह धीरे से कहती है, मिस्टर गो, ये डील मेरी कैपेसिटी से बाहर है, मुझे अपने बॉस से बात करनी होगी। तुम आराम से हाथ हिलाते हो। वो फोन मिलाकर कहती है, बॉस, ये स्वान बोल रही हूं, मेरे पास बहुत बड़ी डील है, गोल्ड बहुत प्योर है और क्वांटिटी। वह तुम्हारी तरफ देखती है और कहती है, फिलहाल 300 किलोग्राम अवेलेबल है और दूसरी पार्टी हर महीने 1 टन दे सकती है। कॉल खत्म होने के बाद स्वान अब डील की मालिक नहीं, बल्कि सिर्फ मैसेंजर रह जाती है। वह कहती है, मिस्टर गो, मेरे बॉस आपसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, कल शाम 7 बजे यहीं। तुम सिर हिलाते हो और गोल्ड की तरफ इशारा करके कहते हो, पहले इसे हैंडल करो। वह कहती है, गुड फेथ दिखाने के लिए हम यह लॉट 800 पर ग्राम पर ले सकते हैं। 5 मिनट के अंदर ही तुम्हारे अकाउंट में 8 मिलियन ट्रांसफर हो जाते हैं। डील खत्म होने के बाद सुआन खुद तुम्हें बाहर तक छोड़ने आती है और तुम अपनी वैन लेकर निकल जाते हो। तुम्हारे जाते ही ब्योग मुस्कुराते हुए उसके पास आता है, लेकिन सिस्टर सू ठंडे स्वर में कहती है, अब से मिस्टर गो के बारे में एक भी सवाल मत पूछना, बस वही करो जो वह कहे। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। यह सुनकर ब्याओ कांप उठता है और मुर्गे की तरह जल्दी जल्दी सिर हिलाता है। वहां से निकलने के बाद तुम सुपरेटे वापस नहीं जाते, बल्कि मॉडल होलसेल सेंटर पहुंचते हो। पिछली बार वाला सेल्समैन तुम्हें देखते ही दौड़कर आता है, बॉस लून, आप फिर आ गए, इस बार क्या चाहिए? तुम उसे एक लिस्ट देते हो और कहते हो, हर आइटम की क्वांटिटी को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। मैनेजर लिस्ट देखकर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन कहता है, मैं खुद हैंडल करता हूं। 2 मिलियन का पेमेंट करने के बाद तुम इंडस्ट्रियल जोन में कई बार आना जाना करते हो और धीरे धीरे अपना सब डायमेंशनल वेयरहाउस आधे से ज्यादा भर देते हो। लेकिन तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कुछ और थी, सिर्फ एक छोटा सा एंटीबायोटिक बॉक्स। उस रूइंड वर्ल्ड में उसकी कीमत गोल्ड से भी कई गुना ज्यादा थी। आप गाड़ी चलाकर शहर की फार्मेसी होलसेल स्ट्रीट में पहुंचे। आपने चमकदार बड़ी दुकानों को नहीं चुना, बल्कि एक गली के आखिर में बनी एक छोटी दुकान में घुस गए। अंदर एक मध्यम उम्र का आदमी आपको घूर कर देखने लगा। उसने पूछा, क्या आपके पास प्रिस्क्रिप्शन या हॉस्पिटल परचेस लाइसेंस है? आपने कहा, नहीं। वह बोला, तो मैं आपको कुछ भी नहीं बेच सकता। लेकिन आपने बस अपना फोन निकाल कर उसे अपने अकाउंट बैलेंस दिखा दिया। लंबी लंबी जीरोज की लाइन उस आदमी की आंखों में साफ दिखाई देने लगी। आपने कहा, एमॉक्सिसिलाइन, बैंडेज, गॉज, बेटाडीन, सेलीन, जो भी तुम्हारे पास है सब ले लूंगा। ये सुनते ही उस आदमी की सांस जैसे एक पल को रुक गई। उसने हैरानी से पूछा, तुम इतना सब क्यों खरीद रहे हो? आपने शांत होकर कहा, बस ये बताओ, बेचोगे या नहीं? आखिरकार उसने धीरे से आवाज नीचे की और गहरी सांस लेते हुए कहा, पीछे से मेरे साथ आओ। आधे घंटे बाद आपकी गाड़ी दवाइयों के कार्टन से पूरी तरह भर चुकी थी। 1 मिलियन ट्रांसफर कर दिए गए। अगला पड़ाव था हार्डवेयर स्टोर। आपने कहा, डीजल जनरेटर, इस मॉडल के 20 चाहिए, सोलर पैनल्स और उनके साथ आने वाली बैटरीज सब ले लूंगा। रेंच, प्लायर्स, वेल्डिंग मशीन, हाँ कुछ भी खोलना मत, पूरे के पूरे कार्टन्स लोड करो। आखिरी जगह थी फ्यूल स्टेशन, लेकिन आधिकारिक तरीके से इतना फ्यूल मिलना नामुमकिन था। किस्मत से ब्याओ ने आपको एक एड्रेस दिया था, शहर के बाहर छिपा हुआ एक प्राइवेट फ्यूल डिपो। जब मालिक को पता चला कि आप सैकड़ों बैरल्स पेट्रोल और डीजल खरीदना चाहते हैं, तो वह तो लगभग तुरंत पुलिस को बुलाने ही वाला था। लेकिन आपने कुछ ही मिनटों में कई मिलियन खर्च कर दिए। दूसरे दुनिया में यह पैसा 100 गुना, 1000 गुना बनकर वापस आने वाला था। अब डायमेंशनल ट्रैवल के रिचार्ज टाइम के खत्म होने में सिर्फ आधा घंटा बचा था। लेकिन आपने थोड़ा इंतजार करने का फैसला किया, क्योंकि अगर अभी जाते तो वहां रात होती। इसलिए आपने डिपार्चर टाइम थोड़ा एडजस्ट कर लिया। दिन में पहुंचना ज्यादा सही था। समय धीरे धीरे बीतता गया और सुबह हो गई। आपने आंखें खोली, ठीक सुबह 6 बजे थे। अचानक वही जानी पहचानी हल्केपन की फीलिंग पूरे शरीर में फैल गई। डायमेंशनल ट्रैवल समाप्त। करंट वर्ल्ड अपोकलिप्स। अगला रिचार्ज टाइम 10 घंटे।
आपने जैसे ही दरवाजा खोला, सर्वाइवर्स का एक ग्रुप तुरंत आपकी तरफ दौड़ पड़ा। एक आदमी बोला, बॉस, मेरे पास बैटरी है, देखिए। उसके हाथ में टोर मॉडल 7 बैटरी थी। अगले ही सेकंड बैटरी गायब हो गई और उसकी जगह ब्रेड और मिनरल वाटर आ गए। अगले कुछ पलों में और भी सर्वाइवर्स भागते हुए आने लगे और यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक सुबह 7 बजे नहीं हो गए। तभी खंडहरों में हल्का कंपन हुआ और चारों बड़ी फैक्शंस के 4 प्रतिनिधि एक साथ अपनी गाड़ियों से उतर गए। उन्होंने कहा, बॉस, हम तैयार हैं। सारे टेक्नीशियंस और इक्विपमेंट अपनी जगह पर हैं। हाइव स्क्वाड आगे निकल चुका है रास्ते के ऑब्स्टेकल्स साफ करने के लिए। इंजीनियर वंग चोंगिंग ने सर्वर की एग्जैक्ट लोकेशन कंफर्म कर दी है। हम कभी भी निकल सकते हैं। आपने अचानक पूछा, क्या तुम सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया? यह अजीब सवाल सुनकर स्कॉर्पियन और बाकी लोग एक पल के लिए हैरान रह गए। उनके जवाब देने से पहले ही आपने हाथ हिलाया और अचानक इंस्टेंट नूडल्स, सेल्फ हीटिंग राइस मील्स और कैंड फूड का एक पहाड़ उनके सामने जमा हो गया। चारों रिप्रेजेंटेटिव्स की एडम्स एप्पल लगातार हिलने लगी, क्योंकि इस अपोक्लिप्स में पेट भरकर खाना भी आसान नहीं था। अच्छा खाना तो दूर की बात थी। आपने कहा, क्या इंतजार कर रहे हो? शुरू करो, आज बॉस की तरफ से ट्रीट है। यह सुनते ही जैसे सब्र का बांध टूट गया और अगले ही पल सब लोग लाइन लगाकर खाना लेने लगे। सैनिकों की आंखें चमक उठीं और वे बड़े बड़े कौर भरने लगे। सिर्फ रवाना होने से पहले का ब्रेकफास्ट ही इतना शानदार था, तो अगर मिशन सच में सफल हो गया तो उन्हें क्या इनाम मिलेगा? क्या वे हर मील में मीट खा पाएंगे? जब सब लोग अपोकैलिप्स की इस दुनिया का सबसे शानदार खाना खा रहे थे, तभी फिर से हलचल हुई। कई बड़े बॉक्सेस और लाए गए, लेकिन इस बार उनमें खाना नहीं बल्कि सिगरेट्स थीं। इस अपोकलिप्टिक दुनिया में सिगरेट्स लगभग अल्कोहल जितनी कीमती चीज थीं। आपने घोषणा की, डिस्ट्रीब्यूशन, हर नॉर्मल सोल्जर को 2 पैक्स, हर अवेकेंड को 1 कार्टन। यह सिर्फ सामान नहीं था, यह मोरल बढ़ाने वाला लग्जरी था। यह कदम किसी भी मोटिवेशनल स्पीच से ज्यादा असरदार था। आपने न सिर्फ उनके पेट भरे थे, बल्कि उनके तनाव भरे दिमाग को भी शांत कर दिया था। और जब सबको लगा कि बस अब यही खत्म है, तभी आपने फिर से हाथ उठाया। इस बार कई काले बॉक्सेस सामने आए जिन पर प्रिसिजन आइकॉन बना हुआ था। प्रोफेसर जे तुरंत आगे बढ़े और एक बॉक्स खोल दिया। अंदर रीकन ड्रोन्स थे और बाकी बॉक्सेस में उनके साथ इस्तेमाल होने वाले वॉकी टॉकीज, एंटी इंटरफेरेंस सिस्टम, बहुत लंबी बैटरी लाइफ और थर्मल इमेजिंग। प्रोफेसर जे उत्साहित होकर बोले, इसके साथ हम 90% खतरों से बच सकते हैं। स्कॉर्पियन, इग्रेट और जेब भी पास आ गए और उनकी सांसें भारी हो गईं। पहले उन्हें एक्सप्लोरेशन के लिए सिर्फ किस्मत पर भरोसा करना पड़ता था और कम्युनिकेशन चिल्लाकर करना पड़ता था, लेकिन अब यह एक जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज था। पेट भरने और मनोबल बढ़ने के बाद सभी फाइटर्स का मूड बहुत अच्छा हो गया। आदेश मिला, चलो, और इंजनों की गरज एक लोहे की नदी की तरह गूंज उठी, जिससे जमीन तक कांपने लगी। खंडहरों की चारों बड़ी फैक्शंस 10 टेक्नोलॉजी पार्क की तरफ बढ़ पड़ी। पंछी का हैवी ट्रक आगे रास्ता खोल रहा था और अपने रैम से रास्ते में पड़ी कार रेक्स को आसानी से हटाता जा रहा था। फंगजू का कन्वॉय बीच में था ताकि दोनों तरफ की रक्षा हो सके। एक व्हीकल में ईग्रेट ड्रोन से आसपास का इलाका देख रहा था और हर यूनिट का रूट शांत दिमाग से एडजस्ट कर रहा था। फेंगाओ की मोटरसाइकिल्स, जिन्हें गैप लीड कर रहा था, दोनों किनारों पर पेट्रोल कर रही थीं। टांटा का ट्रांसपोर्टर पीछे चल रहा था, जो प्रोफेसर जे, टेक्निकल टीम और चौंग की सुरक्षा कर रहा था। तभी कम्युनिकेटर में फेंगाओ के शू की आवाज गूंजी, आगे 500 मीटर पर वैली में जॉम्बी ग्रुप दिखाई दिया है, लगभग 30 जॉम्बीज, कोई स्पेशल म्यूटेशन नहीं। यह सुनते ही एग्रेट ने तुरंत आदेश दिया, फंगजो दो, जाओ और उन्हें साफ करो। आदेश मिलते ही कई ऑफ रोड व्हीकल्स मेन कन्वॉय से अलग हो गए और उनकी छत पर लगी मशीन गन्स ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की बारिश ने पलक झपकते ही जॉम्बी होर्ड को चीर कर रख दिया। पूरा ऑपरेशन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हुआ, जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं थी। उसी समय एक मिनी स्टोर के अंदर एक आदमी फोल्डिंग बेड से टिक कर बैठा था और उसकी नजर सामने लगे मॉनिटर पर टिकी हुई थी। स्क्रीन पर ड्रोन्स से आने वाली साफ साफ फुटेज दिखाई दे रही थी। इसी वक्त स्टील कन्वॉय 10 टेक्नोलॉजी पार्क से लगभग 1 किलोमीटर दूर रुक गया। 10 टेक्नोलॉजी पार्क किसी छोटी सिटी जैसा था, जिसके चारों तरफ 5 मीटर ऊंची एलॉय वॉल बनी हुई थी
और हर 100 मीटर पर एक गार्ड टावर खड़ा था जिसके ऊपर लाल इंडिकेटर लगातार ब्लिंक कर रहा था। कॉम्बैट यूनिट्स तुरंत फैलकर डिफेंसिव पोजीशंस लेने लगीं, जबकि स्कॉर्पियन, एग्रेट, जेप और प्रोफेसर जे गंभीर चेहरे के साथ एक जगह खड़े होकर स्क्रीन देखने लगे। ईग्रेट ने गेट की स्ट्रक्चर पर जूम किया और बोला, मेन गेट सिस्टम पूरी तरह लॉक है, इसे उड़ाने के लिए पावरफुल एक्सप्लोजिव्स लगाने पड़ेंगे। यह सुनकर स्कॉर्पियन की आंखें सख्त हो गईं और उसने कहा, परफेक्ट, इसी गेट पर हमला करते हैं, पूरे इलाके के मॉन्स्टर्स को यहीं खींच लाएंगे और एक साथ खत्म कर देंगे। इसे हमें उन्हें एक एक करके ढूंढना नहीं पड़ेगा। सबकी सहमति मिलते ही तुरंत डिफेंसिव पोजीशन की प्लानिंग शुरू हो गई। गेट को सेंटर बनाकर फैन शेप डिफेंस बनाया गया। योजना साफ थी, हम ब्रीच को होल्ड करेंगे और जो भी कॉर्प्स हॉर्ड बाहर निकलेगी उसे यहीं खत्म कर देंगे। लाउ डेमोलिशन संभालेगा, ईव सर्वेलेंस और क्लीनअप करेगा, पंची के लोग फ्रंट लाइन पकड़ेंगे। आदेश मिलते ही चारों बड़ी फैक्शंस तुरंत हरकत में आ गईं और पूरी जॉइंट फोर्स एक प्रिसिजन वॉर मशीन की तरह चलने लगी। पंची की बेस्टियन यूनिट ने गेट के सामने पहली डिफेंस लाइन बना दी और उस पर हैवी मशीन गन्स तान दी। आग के लोग तेजी से डायरेक्शनल माइंस लगाने लगे। कुछ एलिमेंटल अवेकेंट जमीन पर दोनों हाथ रखकर खड़े हो गए। तुरंत धरती में गूंजती हुई वाइब्रेशन महसूस हुई और जमीन लहराने लगी। मिट्टी ऊपर उठने लगी और देखते ही देखते गहरी ट्रेंचेस बन गईं जो मिलकर जटिल सब जोन्स बना रही थीं। कुछ ही समय में एक साधारण लेकिन बेहद घातक डिफेंसिव फोर्टिफिकेशन तैयार हो गया। डेमोलिशन एक्सपर्ट ने अलॉय गेट पर पावरफुल एक्सप्लोजिव्स लगा दिए और जल्दी से पीछे हट गया। अगले ही पल कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और एक ही झटके में गेट में विशाल ब्रीच बन गया। कुछ सेकंड तक पूरा इलाका मौत जैसी खामोशी में डूबा रहा। फिर अचानक ब्रीच के अंदर से अनगिनत दहाड़ें गूंज उठीं और ज़ॉम्बीज का घना झुंड बाहर निकल पड़ा। वे सब पागलों की तरह डिफेंसिव पोजीशंस की तरफ दौड़ पड़े। बेल्लू के आदेश फायर के साथ ही हैवी मशीन गन्स आग उगलने लगीं और पीछे खड़े राइफलमैन ने कंसंट्रेटेड फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की बारिश ने ज़ॉम्बी होर्ड को चीर कर रख दिया, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। कई ज़ॉम्बीज गिरे हुए शवों के पीछे छिपकर आगे बढ़ते रहे और पल भर में फ्रंट लाइन की ट्रेंचेस तक पहुंच गए। 10 सेकंड के अंदर ट्रेंचेस लाशों से भर गईं और बाकी ज़ॉम्बीज उन्हीं शवों के पुल पर दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। उसी समय डायरेक्शनल माइंस ट्रिगर कर दी गईं। जबरदस्त धमाके के साथ एक बड़ा इलाका तुरंत साफ हो गया, लेकिन अगले ही पल नई काली लहर फिर से भर गई। बेल्लू चिल्लाया, मजबूत रहो, और खुद एक लाइट मशीन गन पकड़कर पागलों की तरह फायरिंग करने लगा। उसके पीछे पंछी के सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर लाइन बचा रहे थे। मॉनिटर पर खून और मांस के टुकड़े उड़ते दिखाई दे रहे थे, लेकिन सब कुछ कंट्रोल में था। तुम बिना किसी भाव के चेहरा लिए यह सब देख रहे थे और हाथ उठाकर ड्रोन को कंट्रोल कर रहे थे ताकि पूरे त्यान टेक्नोलॉजी पार्क पर नजर रखी जा सके। अंदर की ज़ॉम्बी होर्ड धीरे धीरे कम हो रही थी। तभी एक गली के मोड़ पर यिंग की सिलुएट दिखाई दी और उसके पीछे अवेकेंड लोगों का एक ग्रुप खड़ा था। वे सब पास की दुकान की भरी हुई शेल्फ्स को लालच भरी नजरों से देख रहे थे। उनकी आंखों में लालच और चाहत चमक रही थी, लेकिन यिंग खुद बिल्कुल शांत था। उसने सीधे तुम्हारी आंखों में देखा और बिना घुमाए सीधा बोला, सुना है तुम त्यान टेक्नोलॉजी पार्क पर हमला कर रहे हो। मैं और मेरे साथ के लोग तुम्हारी मदद कर सकते हैं। यह सुनकर तुम्हारी नजर पूरे ग्रुप पर घूमी और फिर तुम्हारे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तुमने कहा, मदद? बेल्लू की टीम ही काफी है। यह सुनते ही यिंग का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उसने गहरी सांस ली और बोला, जो काम वे कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं और उनसे बेहतर कर सकते हैं। यह सुनकर तुम्हारी दिलचस्पी तुरंत बढ़ गई। तुमने सामने मॉनिटर की तरफ इशारा किया और कहा, वह ब्रीच देख रहे हो? वहां से जो ज़ॉम्बीज निकलेंगे वे सब तुम्हारे हैं। इसे एडवांस समझो। तुम में से हर कोई पहले बेल्लू के पास जाकर एक कैंड बीफ ले सकता है, फिर मुझे दिखाओ कि तुम बड़े लोगों की टेबल पर बैठने लायक हो या नहीं। ये सुनते ही अवेकेंड लोग गुस्से से भर गए। एक कैंड बीफ के लिए हम अपनी जान जोखिम में डालें? क्या वह हमें भिखारी समझता है? हर तरफ से विरोध की आवाजें आने लगीं, लेकिन यिंग ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और तुम्हें घूरते हुए बोला, चुप, जिसे जाना है अभी चला जाए, जो रहना चाहता है वह मेरे साथ आए। पहले कैंड बीफ लो, फिर काम पर लगते हैं।
इतना कहकर वह सीधे टियन टेक्नोलॉजी पार्क की तरफ चल पड़ा और अवेकेंड लोग एक दूसरे को असमंजस में देखते रह गए। कुछ पल बाद चेहरे पर बड़ा सा निशान लिए एक विशालकाय आदमी दांत भींचकर उसके पीछे चल पड़ा। ये देखकर बाकी लोग भी एक एक करके उसके पीछे हो लिए। मिनी स्टोर के अंदर से तुम ये पूरा दृश्य देख रहे थे और तुम्हारे होंठों पर ठंडी मुस्कान फैल गई। तुम्हें पैसों के पीछे भागने वाले मर्सिनरीज नहीं चाहिए थे, बल्कि ऐसी ताकत चाहिए थी जो हमेशा तुम्हारे प्रति वफादार रहे। थोड़ी देर बाद यिंग लगभग 10 अवेकेंड लोगों के साथ सामने आ गया। उन्हें देखकर बेलू ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। यिंग ने सीधे कहा, बॉस का आदेश है, अब से यह ब्रीच हमारा है। यह सुनते ही बेलू ने कोई सवाल नहीं किया और बस उन्हें कैंड बीफ का एक पूरा बॉक्स दे दिया। यिंग और उसके लोगों ने बिना भाव बदले कैंस उठा लिए और बिना झिझक ज़ॉम्बी हॉर्ड की तरफ पड़ गए। बेलू यह दृश्य जटिल नजरों से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तुम इन आजाद मिजाज लोगों को लड़ाई में क्यों भेज रहे हो, लेकिन उसने अपने शक दबा दिए और आदेश दिया, सब लोग एमो बचाओ, फायर को फ्लैंक्स की तरफ शिफ्ट करो। अगले ही पल गोलियों की आवाज कम हो गई और डिफेंस लाइन में एक खतरनाक गैप बन गया। उसी गैप से ज़ॉम्बीज की पागल भीड़ अंदर घुस पड़ी। तभी चेहरे पर निशान वाला वह विशालकाय आदमी अचानक जंगली दहाड़ मारते हुए 1-2 मीटर से भी ऊंचे ह्यूमनॉइड बीस्ट में बदल गया और सीधे ज़ॉम्बी हॉर्ड पर टूट पड़ा। एक ही पल में करीब 10 ज़ॉम्बीज हवा में उछलकर दूर जा गिरे। ये देखकर बाकी अवेकेंड भी तुरंत एक्शन में आ गए और अगले ही पल बैटलफील्ड पर तरह तरह की अवेकेंड पावर्स भड़क उठी। लेकिन समस्या भी जल्दी ही सामने आ गई। ये अवेकेंड लोग हर कोई अपने अपने तरीके से लड़ रहे थे। उनमें बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन नहीं था। उनके अटैक्स भले ही बेहद खतरनाक और असरदार थे, लेकिन उनकी डिफेंस पूरी तरह छलनी जैसी थी। बीच बीच में कई जॉम्बीज उनकी लाइन पार करके अंदर घुस जाते और सैनिकों को मजबूरी में तुरंत उन्हें मार गिराना पड़ता। यिंग पीछे खड़ा ठंडी नजरों से पूरा दृश्य देख रहा था। थोड़ी ही देर में वह ग्रुप बिखरने के संकेत देने लगा। तभी यिंग ने आखिरकार कदम बढ़ाने का फैसला किया। उसने धीरे धीरे अपना दायां हाथ उठाया और उसकी हथेली में एक डगमगाता हुआ आग का लोटस धीरे धीरे खिल उठा, जो विनाश की डरावनी औरा फैला रहा था। उसने शांत आवाज में कहा, पीछे हट जाओ। यह आदेश मिलते ही अवेकेंड लोग जल्दी जल्दी पीछे हट गए। अगले ही पल यिंग एक कदम आगे बढ़ा और अपनी हथेली से उस फायर लोटस को हल्के से आगे धकेल दिया। वह धीरे धीरे उड़ता हुआ जॉम्बी होर्ड के बीचों बीच जा पहुंचा और जमीन को छूते ही एक भयंकर फायर स्टॉर्म में बदल गया। आग का वह विस्फोट कई दर्जन मीटर के इलाके को निगल गया और भयानक गर्मी में सैकड़ों जॉम्बीज पल भर में राख बन गए। कुछ सेकंड बाद लपटें धीरे धीरे शांत हो गईं और वहां मौजूद हर इंसान हैरान होकर जड़ हो गया। सबकी आंखें फटी रह गईं और मुंह खुले रह गए। उसी समय तुम मॉनिटर पर यह सब देखते हुए हल्का सा मुस्कुराए और सोचा कि यह यिंग सच में दिलचस्प है, ताकत भी है और दिमाग भी ठंडा है, जबकि बाकी लोग बस कच्चा माल हैं। जब तुम यह सोच ही रहे थे, तभी तुमने नोटिस किया कि ब्रीच से निकलने वाले ज़ॉम्बीज का बहाव धीरे धीरे कम हो रहा है और अंदर के ज्यादातर ज़ॉम्बीज लगभग खत्म हो चुके हैं। बेलू और उसके लोगों ने भी यह बात देख ली और बैटलफील्ड पर सैनिकों का हौसला अचानक बहुत बढ़ गया। कुछ और गोलियों की बौछार के बाद पूरी ज़ॉम्बी हॉर्ड खत्म कर दी गई। तभी बेलू की आवाज पूरे बैटलफील्ड में गूंज उठी, सभी यूनिट्स आगे बढ़ो, सावधान रहो, पार्क के अंदर जाओ और सेंट्रल स्क्वायर पर कब्जा करो। आदेश मिलते ही इंजन्स फिर से गरज उठे और स्टील कन्वॉय तेजी से टियन टेक्नोलॉजी पार्क के अंदर घुस गया। पार्क के अंदर चारों तरफ एस्फॉल्ट रोड्स फैली हुई थीं और उनके किनारे फ्यूचरिस्टिक स्टाइल की कई इमारतें खड़ी थीं। प्रोफेसर जे ने जल्दी ही पार्क के लोकल नेटवर्क से कनेक्शन बना लिया और हवा में एक 3D मैप प्रोजेक्ट कर दिया। बेलू ने तुरंत उस मैप को 4 हिस्सों में बांट दिया और बोला, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम अलग अलग होंगे। पंची तुम्हारी टीम जोन 1 साफ करेगी, जोंगजू प्रोडक्शन लाइन चेक करेगा कि वह सही हालत में है या नहीं, हाइव टीम पेरीमीटर और रूफ टॉप्स संभालेगी, आर्क टीम वेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और डेटा सेंटर लेगी और लाइट हाउस टीम प्रोफेसर जे और वैंग चोंगिंग को एस्कॉर्ट करके RD बिल्डिंग तक ले जाएगी। लक्ष्य है मेन सर्वर ढूंढना। आदेश मिलते ही जॉइंट फोर्स 4 ग्रुप्स में बंट गई और अपने अपने टारगेट एरियाज की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन रोसिनॉल और उसकी टीम
वहीं खड़ी रह गई। उनके चेहरों पर उलझन भरे भाव थे। वे बेबस होकर चारों मुख्य फैक्शंस को दूर जाते देखते रहे। तभी बेलू वापस उनके पास आया और बोला, बॉस, गो का संदेश है। तुम लोग नॉर्थ रेजिडेंशियल एरिया की 6 बिल्डिंग साफ करोगे। कोई समस्या है? रोसिनोल ने हल्का सा सिर हिलाया और बिना कुछ कहे रेजिडेंसेस की तरफ चल पड़ी। उसके पीछे बाकी लोग भी चल दिए। उसी समय लाइट हाउस स्क्वाड आरडी बिल्डिंग के सामने पहुंच गई। प्रोफेसर जे ने तुरंत लोगों को रास्ता साफ करने भेजा और फिर वह वांग चोंगिंग के साथ एलिवेटर से तीसरे बेसमेंट तक उतर गया। थोड़ी देर बाद एलिवेटर के दरवाजे बिना आवाज के खुल गए। तीसरे बेसमेंट के कॉरिडोर के अंत में एक भारी आर्मर्ड डोर खड़ा था। उसे देखते ही वांग चोंगिंग तेजी से आगे बढ़ा और कंट्रोल पैनल पर कोड्स की एक लंबी सीरीज डाल दी। तुरंत एक क्लिक की आवाज आई और भारी लॉक मैकेनिज्म घूमने लगा। आर्मर्ड डोर धीरे धीरे खुल गया और अंदर से ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। कमरे के अंदर काले सर्वर रैक्स की लंबी कतारें लगी हुई थीं और अंधेरे में अनगिनत इंडेक्टर लाइट्स चमक रही थीं। टीम तुरंत अंदर घुस गई और सर्वर ढूंढने लगी। थोड़ी ही देर में वांग चोंगिंग उत्साह से चिल्लाया कि उसे मिल गया। उसकी आवाज सुनते ही प्रोफेसर जे तेज कदमों से वहां पहुंचा और कई टेक्नीशियंस तुरंत काम में लग गए। उन्होंने स्टोरेज डिवाइसेस सर्वर पोर्ट में लगाकर डेटा कॉपी करना शुरू कर दिया। कंप्यूटर स्क्रीन पर हरी प्रोग्रेस बार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। प्रोफेसर जे ने रेडियो से बॉस गो को सूचना दी, लाइट हाउस टारगेट लोकेशन पर पहुंच गया है। डेटा कॉपी में लगभग 40 मिनट लगेंगे। इसी दौरान प्रोडक्शन जॉन के विशाल वर्कशॉप में कॉम्बैट स्क्वाड्स पहले ही इन्फेक्टेड लोगों को खत्म कर चुके थे। जुयुआन एक बड़े प्रोडक्शन इक्विपमेंट के सामने खड़ा कंट्रोल पैनल पर तेजी से काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद मशीन के ऊपर लगी लाइट लाल से हरी हो गई। यह देखकर जुयुआन उत्साह से चिल्लाया, इस प्रोडक्शन लाइन की मेन स्ट्रक्चर पूरी तरह सही है। बस कुछ घिसे हुए पार्ट्स बदलने होंगे और एनर्जी सोर्स से जोड़ते ही इसे फिर चालू किया जा सकता है। स्कॉर्पियन हैरानी से पूछता है, बॉस, गो को जो बैटरीज चाहिए थीं वो कहाँ हैं? यह सुनकर जू युआन वर्कशॉप के अंत में बने एक बंद वेयरहाउस डोर की तरफ इशारा करता है। रॉक स्क्वाड का एक सैनिक आगे बढ़कर क्रोबार से दरवाजा खोल देता है। अंदर अनगिनत शेल्फ्स अंधेरे के आखिर तक फैली हुई थीं। सब लोग हैरान होकर खड़े रह गए क्योंकि शेल्फ्स पर नए नए कार्टन्स बिल्कुल करीने से रखे थे और उन पर साफ साफ थॉर मॉडल 7 का लोगो छपा हुआ था। एक सैनिक आगे बढ़कर चाकू से एक कार्टन खोल देता है और अगले ही पल उसमें से कई ब्रांड न्यू बैटरीज गिर पड़ती हैं। रॉक स्क्वाड के सैनिक खुशी से चिल्ला उठते हैं। जुयुआन भी उत्साह में शेल्फ्स के बीच से गुजरते हुए अपनी टैबलेट से इन्वेंट्री के बारकोड्स स्कैन करने लगता है और कुछ ही देर बाद बोलता है, यहाँ कम से कम 30,000 बैटरीज हैं और हालत भी शानदार है। फेलियर रेट 5% से ज्यादा नहीं है। ये सुनते ही स्कॉर्पियन अपनी खुशी नहीं रोक पाता और हंसते हुए कहता है, अगर हम ये सब वापस ले आए तो बॉस को हमें इनाम में कैंड फूड का पहाड़ दे देगा। तभी जुयुआन की आवाज फिर से गूंजती है, यहां सिर्फ एक प्रोडक्शन लाइन नहीं है, यहां 2 पूरी प्रोडक्शन लाइंस मौजूद हैं। यह सुनते ही स्कॉर्पियन जोर से हंस पड़ता है। स्कॉर्पियन तुरंत अपनी रेडियो उठाकर रिपोर्ट करता है, बॉस गो, जोन वेयरहाउस में 30,000 सही हालत वाली बैटरीज मिली हैं और 2 पूरी प्रोडक्शन लाइंस भी मिली हैं। उसी समय सुपर 80 के अंदर तुम अब भी कैंप बेड से टिके बैठे हो और रेडियो पर लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं। हाइव ने सभी ऊंचे पॉइंट्स पर कंट्रोल ले लिया है और कहीं भी दुश्मन की बड़ी एक्टिविटी नहीं दिख रही। नॉर्थ सेक्टर का डॉर्मिटरी भी पूरी तरह साफ कर दिया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद तुम्हारे चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदलते। तुम अपने साइकिक पावर से शेल्फ पर रखी एक सोडा कैन उठाते हो और आराम से पीते हुए संतोष से मुस्कुराते हो। थोड़ी देर बाद डेटा कॉपी भी पूरी हो जाती है और सारी बैटरीज भी पैक कर दी जाती है। फिर चारों टीम्स गेट के सामने इकट्ठा होती हैं। उसी समय स्कॉर्पियन के दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठती है। उसे नहीं पता कि तुम विक्ट्री पार्टी में आना स्वीकार करोगे या नहीं, बल्कि उसे यह डर भी सताता है कि कहीं तुम इस आइडिया के लिए उससे नाराज न हो जाओ। यह सोचकर ही उसकी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। कुछ देर बाद पूरी सेना वापस सुप्रिटे के सामने आ जाती है। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है और सबकी निगाहें नीचे गिरे हुए आयरन शटर पर टिक जाती हैं। अगले ही पल शटर धीरे धीरे ऊपर उठता है और तुम शांत चेहरे के साथ बाहर आते हो।
तुम्हारी नजर सीधे स्कॉर्पियन पर टिक जाती है। तुम कहते हो, स्कॉर्पियन, सुना है तुम विक्ट्री पार्टी करना चाहते थे, सही है? ये सुनते ही स्कॉर्पियन का दिल जोर से धड़कने लगता है और उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें आ जाती हैं। वह घबरा कर कहता है, बॉस गो, ये आइडिया मेरा था, मैं। लेकिन तुम अचानक उसे बीच में रोक देते हो और कहते हो, यह अच्छा आइडिया है। फिर तुम अपना हाथ उठाकर हल्के से घुमाते हो और अगले ही पल स्क्वायर के बीचों बीच मांस का एक विशाल पहाड़ प्रकट हो जाता है। पोर्क, बीफ, सॉसेजेस, हर तरह का मीट मौजूद है। उसके तुरंत बाद अनगिनत हरी सब्जियां और आलू भी अचानक प्रकट हो जाते हैं। साथ ही सैकड़ों क्रेट्स ठंडी बियर के भी दिखाई देने लगते हैं। ये देखकर पूरे स्क्वायर में बस लोगों के निगलने की आवाज सुनाई देने लगती है। फिर तुम्हारी आवाज दोबारा गूंजती है, क्या इंतजार कर रहे हो? आज रात सबको मांस मिलेगा। तुम्हारे शब्द खत्म होते ही कुछ पल के लिए पूरा मैदान शांत हो जाता है और फिर अचानक आसमान चीरती हुई जोरदार चीयर्स गूंज उठती है। सैनिक खुद को रोक नहीं पाते और मांस के पहाड़ की ओर दौड़ पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में पंची के योद्धा बारबेक्यू ग्रिल्स लगा देते हैं और कोयला जलाने लगते हैं। आग के लोग सब्जियां धोने लगते हैं, जबकि हाइव के रेड मंकीज आसपास फैलकर फीस्ट की सुरक्षा संभाल लेते हैं। कुछ ही देर में पूरे स्क्वायर में ग्रिल्ड मीट की खुशबू फैल जाती है और सब लोग ऐसे मीट और बियर का मजा लेते हैं जैसे दुनिया में कभी अपोक्लिप्स हुआ ही ना हो। यंग भीड़ से अलग खड़ा तुम्हें देख रहा होता है, जबकि तुम शांत होकर पूरा दृश्य देख रहे होते हो। उसी पल उसे अचानक समझ में आता है कि तुम जो दे रहे हो वह न तो अपमान है और न दया, बल्कि एक चुनाव है। या तो अकेला भेड़िया बनकर ठंडे बचे खुचे टुकड़ों के लिए लड़ते रहो, या लायन किंग के सामने झुककर उसके दिए हुए फीस्ट का हिस्सा बनो। तुम दरवाजे के फ्रेम से टिके सोडा पी रहे होते हो कि तभी स्कॉर्पियन उत्साह से लाल चेहरा लिए दौड़ता हुआ आता है और सम्मान से झुककर कहता है, बॉस गो, आज से पंछी हमेशा आपका सबसे वफादार अली रहेगा। स्कॉर्पियन की जान भी आपकी है। तुम कुछ नहीं कहते, बस खाली कैन को हाथ में मसलकर लगभग 10 मीटर दूर रखे कूड़ेदान में फेंक देते हो और शांत आवाज में कहते हो, जब तक तुम आदेश मानोगे हर भोजन में मांस मिलेगा। इतना कहकर तुम मुड़ते हो और सुपरेटे की छाया में वापस चले जाते हो। ये एक वाक्य वहां मौजूद हर इंसान के लिए जबरदस्त जोश भरने वाला बन जाता है और तुम्हारा प्रभाव पूरे स्क्वायर पर छा जाता है। पार्टी चलती रहती है। बेलू वांगफेंग और प्रोफेसर जे एक अस्थाई मेज के पास बैठे होते हैं और उन्हें साफ पता होता है कि आज से रूइंस के नियम बदल चुके हैं। काफी देर बाद आग की लपटें धीरे धीरे बुझ जाती हैं और मांस का पहाड़ पूरी तरह खा लिया जाता है। उसी समय आयरन शटर बिना आवाज के फिर से उठता है और तुम दोबारा बाहर आते हो। सबकी निगाहें तुरंत तुम पर टिक जाती हैं। तुम बस हाथ उठाते हो और अगले ही पल स्क्वायर में अचानक भोजन का एक विशाल ढेर प्रकट हो जाता है। इसमें कंप्रेस्ड बिस्किट्स, विलेज राइस ही नहीं बल्कि अनगिनत कैंड मीट, सप्लाईज और सिगरेट्स भी करीने से रखे होते हैं। साथ ही पानी के भंडार भी होते हैं। तुम शांत आवाज में कहते हो, इसका एक हिस्सा चारों बड़ी फैक्शंस के साथ तय इनाम है और बाकी उन सबको मिलेगा जिन्होंने लड़ाई में हिस्सा लिया। पार्टाई युद्ध में किए गए काम के अनुसार होगी। हर कोई अपनी हिस्सेदारी ले सकता है। पेलू इसका प्रबंध करेगा, एक्सेल उसकी मदद करेगा। इतना कहकर तुम फिर से मुड़कर सुपरेट के अंदर चले जाते हो। मैदान में फिर से जोरदार चीयर्स गूंज उठती है और बेलू आगे बढ़कर युद्ध के रिकॉर्ड के अनुसार इनाम बांटना शुरू करता है। पूरा प्रोसेस बेहद व्यवस्थित तरीके से चलता है। अब हर किसी को समझ आ चुका है कि पुराना युग खत्म हो गया है और अब इन रूइंस में सिर्फ एक ही नियम चलेगा, तुम्हारा। थोड़ी देर बाद सप्लाईज का वितरण खत्म हो जाता है और एक एक करके कॉन्वॉयज इंजन्स स्टार्ट करके स्क्वायर छोड़ने लगते हैं। कुछ समय बाद वहां सिर्फ हड्डियों और खाली बॉटल्स का ढेर रह जाता है और बीच स्क्वायर में सिर्फ यिंग और बाकी अवेकेंड खड़े रह जाते हैं। उसी पल उन्हें पूरी तरह समझ आ जाता है कि तुम ही उनका एकमात्र रास्ता हो। ये देखकर तुम लापरवाही से हाथ हिलाते हो और अगले ही पल दर्जनों क्रेट्स इंस्टेंट नूडल्स और कैंड फूड के अचानक प्रकट हो जाते हैं। तुम कहते हो, ये तुम्हारा इनाम है, इसे लो और जा सकते हो। ये सुनते ही चेहरे पर बड़े निशान वाला आदमी गुस्से से दहाड़ता है, क्या हम तुम्हारे लिए बस इस्तेमाल करके फेंक देने वाले कपड़े हैं? क्या तुम सोचते हो कि एक खाना देकर हमें खरीद लोगे? उसके पीछे खड़े लोग भी तुरंत बेचैन होने लगते हैं,
लेकिन यिंग नहीं हिलता। वह 2 कदम आगे बढ़ता है, सिर उठाकर तुम्हारी आंखों में सीधे देखता है और कहता है, हम यहां रहना चाहते हैं और आपके लिए काम करना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी पार्क अभी पूरी तरह खाली है। जल्द ही रुइंस के लुटेरे उस पर टूट पड़ेंगे। अगर उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा तो सारी मशीनें और सप्लाईज एक दिन में लूट ली जाएंगी। चारों बड़ी फैक्शंस के लोग आराम करने जा चुके हैं और वे जल्दी वापस नहीं आएंगे। अभी तुरंत वहां जाकर उसकी रक्षा करने वाले सिर्फ हम ही हैं। यिंग की बात सुनकर उसके पीछे खड़े अवेकेंड लोग चुप हो जाते हैं और उलझन से एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी तुम्हारे होठों के कोने पर हल्की मुस्कान उभरती है और तुम शांत आवाज में कहते हो, अगर ऐसा है तो अब तुम स्वतंत्र अवेकेंड नहीं रहोगे, तुम मेरी पहली डायरेक्ट इंटरवेंशन यूनिट बनोगे, कोड नेम लीफ, और तुम इसके कैप्टन रहोगे। तुम्हारी आवाज में ऐसी सख्ती थी जिसमें किसी भी तरह की बहस की गुंजाइश नहीं थी। यह सुनकर यिंग ने हल्के से सिर हिला दिया। ये देखते ही तुमने फिर से हाथ उठाया और अगले ही पल एक बिल्कुल नया डीजल जनरेटर जमीन पर आ गिरा। उसके साथ कई फ्यूल कैंस भी थे। फिर एक छोटा रिकनेसेंस ड्रोन और उसकी कंट्रोल टैबलेट दिखाई दी और आखिर में लगभग 1 दर्जन बिल्कुल नए मिलिट्री वॉकी टॉकीज भी सामने आ गए। तुमने कहा, यही तुम्हारा इक्विपमेंट है। अब अपना रिवॉर्ड और इक्विपमेंट लो और तुरंत टेक्नोलॉजी पार्क की तरफ निकल जाओ। डॉर्मिटरी एरिया में एक टेम्पररी बेस बना लो। अगर वहां एक छोटी सी माउस भी दिखे तो उसकी भी रिपोर्ट मुझे चाहिए। इतना सारा इक्विपमेंट देखकर उन लोगों की आंखें फैल गईं। यहां तक कि यिंग भी अपनी एक्साइटमेंट मुश्किल से रोक पा रहा था। वह अचानक अपने साथियों की तरफ मुड़ा और जोर से बोला, सब लोग इक्विपमेंट का इन्वेंटोरी लो और निकलने की तैयारी करो। इस बार सबकी आवाज एक साथ गूंजी, योर ऑर्डर्स कैप्टन। इसके बाद ग्रुप ने सामान गाड़ियों में लोड करना शुरू किया। फिर व्हीकल्स स्टार्ट किए और टेक्नोलॉजी पार्क की दिशा में निकल गए। पीछे सिर्फ धूल का गुब्बार रह गया। तुमने नजर फेर ली और धीरे धीरे सुप्रिटे का लोहे का शटर नीचे कर दिया। दुकान में फिर से सन्नाटा छा गया। तुमने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखा जहां बैटरी प्रोडक्शन लाइन के पूरे इंडस्ट्रियल डिजाइन प्लान्स और उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के टेक्निकल डेटा दिखाई दे रहे थे। तुम्हारे होंठों पर अनजाने में एक हल्की मुस्कान आ गई। तुमने सोचा कि बाद में जब तुम रियल वर्ल्ड में लौटोगे तो वेयर हाउस में जमा किया गया ये सब सामान तुम्हारा स्टार्टिंग कैपिटल बनेगा और फिर इन हाई एनर्जी बैटरीज के आधार पर तुम एक ऐसा बिजनेस एम्पायर खड़ा करोगे जो सच में तुम्हारा अपना होगा। इस ऑपरेशन की खबर जल्दी ही बर्बाद हो चुकी धरती में फैल गई और ज्यादा से ज्यादा लोग स्क्वायर की तरफ आने लगे। थोड़े ही समय में वहां इंसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। तभी एंट्रेंस पर तुम्हारी सिलुएट दिखाई दी, लेकिन तुम अपने साथ कोई फूड नहीं लाए थे। ठंडी आवाज में तुमने बस अपने रूल्स दोहरा दिए, जो भी चीज तुम्हें वैल्यू वाली लगे उसे लाओ और उसके बदले सर्वाइवल का हक पाओ। जैसे ही तुमने ये कहा, तुमने एक आदमी को टेम्पोरेरी मैनेजर बना दिया। इस तरह एक सिंपल लेकिन एफिशिएंट एक्सचेंज मार्केट बन गया। सर्वाइवर्स एक एक करके लाइन में लगकर सामान के बदले प्रोविजंस ले रहे थे, जबकि तुम सुपर एटी के अंदर बैठे पुराने दुनिया के इन कचरों को अपने डिमेंशनल वेयर हाउस में जमा कर रहे थे। समय धीरे धीरे बीतता गया, मिनट दर मिनट, सेकंड दर सेकंड। आखिरकार डिमेंशनल ट्रैवल का रिचार्ज टाइम खत्म हो गया। उसी समय तुमने स्क्वायर की तरफ देखा। लाइन अब सैकड़ों मीटर तक लंबी हो चुकी थी। यह देखकर तुमने टेम्पररी मैनेजर से कहा, एक्सचेंजेस ठीक 17 बजे खत्म हो जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा। यह सुनते ही मैनेजर थोड़ा घबरा गया और पूरी ताकत से भीड़ की तरफ चिल्लाया, पॉज गो ने कहा है एक्सचेंजेस 17 बजे खत्म हो जाएंगे, जिसका नंबर नहीं आएगा वो कल सुबह फिर आना। तुमने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। यह टेम्परेरी मैनेजर सच में काबिल था। फिर तुमने टोनी को पकड़कर कहा, इंग को बोलो 2 लोग भेजे। एक्सचेंजेस खत्म होने के बाद मैनेजर को टेक्नोलॉजी पार्क ले जाना और उसके लिए रहने की जगह ढूंढना। तुम्हारी बात खत्म होते ही मैनेजर भावनाओं से कांपने लगा और तुरंत मुड़कर सुपर एटी की तरफ 3 बार झुककर प्रणाम किया। तुमने फिर अपना ध्यान कंप्यूटर पर लगाया और डॉक्यूमेंट्स को बहुत ध्यान से दोबारा देखने लगे। ठीक 17 बजे एक्सचेंजेस खत्म हो गए और ये द्वारा भेजे गए 2 लोग भी पहुंच गए। सर्वाइवर्स एक एक करके चले गए और किसी ने भी ट्रबल पैदा करने की हिम्मत नहीं की। स्क्वायर फिर से शांत हो गया। बस एक विचार से तुम्हारे सामने की स्पेस हल्की सी मुड़ने लगी और तुरंत एक धुंधला वॉर्टेक्स बन गया। पलक झपकते ही तुम रियल वर्ल्ड में वापस आ गए। स्वान के बॉस से मिलने में अभी 2 घंटे बाकी थे।
इसलिए तुम सीधे सिटी सेंटर के सबसे लग्जूरियस शॉपिंग मॉल में गए और एक हाई एंड मेंस क्लोथिंग स्टोर में दाखिल हुए। आधे घंटे बाद तुम वहां से निकले तो तुम्हारे शरीर पर परफेक्टली टेलर्ड डार्क ग्रे सूट था। उस पल तुम किसी सुपर एट ओनर की तरह नहीं, बल्कि एक असली पावरफुल बिजनेसमैन लग रहे थे। 19 बजे, चिंगजन मैनर। एक सफेद सांची स्टाइल वैन गेट के सामने खड़ी थी। तुम ड्राइवर सीट से उतरे और स्वान खुद तुम्हारा स्वागत करने के लिए एंट्रेंस पर खड़ी थी, लेकिन तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया। तुम सीधे व्हीकल के पीछे गए और ट्रंक से 2 मेटल क्रेट्स बाहर निकाले। क्रेट्स के कोने थोड़े मुड़े हुए थे क्योंकि वे अपने ही वजन को मुश्किल से संभाल पा रहे थे। यह देखकर स्वान की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। 2 क्रेट्स में कुल 300 किलोग्राम गोल्ड, हर एक लगभग 150 किलोग्राम, और फिर भी तुम दोनों को एक एक हाथ में बिना किसी मुश्किल के उठा रहे थे। स्वान ने गहरी सांस ली और अपने अंदर उठ रही दहशत को दबा दिया। फिर रास्ता दिखाने के लिए किनारे हट गई, जहां बॉस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वह तुम्हें गेट के अंदर ले गई। कोर्टयार्ड के अंधेरे कोनों में तुम्हें कई ठंडी ओरस का एहसास हुआ, जैसे अंधेरे में छिपे सांपों का झुंड। थोड़ी देर बाद स्वर्ण तुम्हें मेन बिल्डिंग के बीचों बीच बने एक ऑफिस में ले आई। कमरे में एक महोगनी डेस्क था और दीवारों पर किताबों से भरी शेल्फ्स थी। डेस्क के पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो एक पुरानी ट्रेडिशनल बाइंडिंग वाली किताब पढ़ रहा था। यह देखकर सुआन ने गहराई से झुककर कहा, मास्टर तांग, मिस्टर गो आ गए हैं। यह सुनकर मास्टर तांग ने किताब बंद की और तुम्हारी तरफ देखा। तुमने भी शांत नजर से उसे देखा, फिर दोनों मेटल क्रेट्स को जोर से महोगनी डेस्क पर रख दिया। पूरे डेस्क पर एक भारी धप्प की आवाज गूंज गई। तुमने कहा, 300 किलोग्राम माल है, चेक कर लो। यह सुनकर टैंग ने हल्का सा भौं उठाया। उसने क्रेट्स को छुआ भी नहीं, बस डेस्क पर रखा इंटरकॉम उठाकर धीरे से कुछ कहा। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर नॉक हुआ। एक मिडिल एज्ड आदमी अंदर आया जिसके चश्मे की फ्रेम सुनहरी थी और उसके हाथ में प्रिसिजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे। उसने आगे बढ़कर क्रेट का ढक्कन खोला। अंदर सुनहरे गोल्ड बार्स सलीके से रखे हुए थे। इसके बाद वह उन्हें एक एक करके निकालने लगा ताकि उनका वजन करे और उनकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सके। जांच बहुत जल्दी पूरी हो गई। वह मिडिल एज्ड आदमी बोला, मास्टर तांग, यहां कुल 600 गोल्ड बार्स हैं। कुल वजन 300 किलोग्राम है और प्यूरिटी पूरी तरह स्टैंडर्ड्स के अनुसार है। यह सुनकर तंगलाव ने हल्का सा हाथ हिलाया। उसका इशारा समझते ही वह आदमी और स्वर्ण दोनों कमरे से बाहर चले गए। तंगलाव ने अपनी उंगलियां आपस में फंसाई और हाथों को डेस्क पर रख दिया। फिर शांत आवाज में बोला, इस गोल्ड के लॉट के बदले मैं तुम्हें 246 मिलियन दे सकता हूं। स्वान ने बताया कि तुम एक बैटरी कंपनी ढूंढ रहे हो। इतना कहकर टंगलाव ने एक टैबलेट तुम्हारी तरफ सरका दी। स्क्रीन पर 3 कंपनियों की जानकारी दिखाई दे रही थी। तुमने उसे देखना भी जरूरी नहीं समझा और सीधे कहा, मुझे सीधे UANGING टेक्नोलॉजी दे दो। ये सुनते ही अगले ही पल टेंगलाओ की आंखों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। यूएंगिंग टेक्नोलॉजी के पास फैक्ट्री और एक बैटरी प्रोडक्शन लाइन के अलावा कोई खास वैल्यू नहीं थी, और वह भी शहर के बाहरी इलाके में स्थित थी। साफ था कि तुम्हें बस एक लीगल शेल कंपनी की जरूरत थी। तंगलाव ने इस बारे में और कुछ नहीं कहा। उसने तुरंत फोन उठाया और लीगल डिपार्टमेंट को डॉक्यूमेंट्स तैयार करने का आदेश दे दिया।